क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक ही रिश्ते में दो लोग हैं, लेकिन दोनों अपनी अपनी कहानी जी रहे हैं? एक ही कमरे में बैठे हैं, पर मीलों दूर हैं। एक पास आना चाहता है और दूसरा महसूस करता है कि उसे समझा ही नहीं जा रहा, देखा ही नहीं जा रहा। हाँ, और दोनों का दर्द असली है, दोनों का इरादा भी नेक है, फिर भी वो जो फासला है वो हर रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। और ये जो खामोशी है ना, यही सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ असल मुद्दा मतलब प्यार की कमी का नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे दो लोग दो अलग अलग इमोशनल लैंग्वेजेस बोल रहे हैं। हाँ। और दोनों को लग रहा है कि सामने वाला जानबूझकर उनकी बात नहीं समझ रहा। ये एक ऐसी उलझन है जो ज्यादातर रिश्तों में बंद दरवाजों के पीछे खामोशी से चलती रहती है। इसे समझने के लिए मैं हमेशा जैसे दो स्मार्टफोन का उदाहरण सोचता हूँ। अच्छा। एक का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है, दूसरे का iOS। दोनों ही बेहतरीन फोन हैं, दोनों का मकसद कनेक्ट करना है, पर उनका काम करने का तरीका, उनकी कोर प्रोग्रामिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल सही एनालॉजी है। पुरुषों का जो सिस्टम है वो ज्यादातर टेस्टोस्टेरोन पे चलता है। अब आमतौर पर लोग सोचते हैं कि टेस्टोस्टेरोन का मतलब सिर्फ सेक्स ड्राइव है, पर इसका काम इससे कहीं ज्यादा गहरा और कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा। हाँ, ये हार्मोन एक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और तनाव से मुक्ति से जुड़ा है। और सबसे जरूरी बात, पुरुषों के लिए शारीरिक नजदीकी, फिजिकल इंटिमेसी ही अक्सर इमोशनल कनेक्शन का दरवाजा होती है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि उनके लिए फिजिकल क्लोजनेस सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि कनेक्शन बनाने का एक तरीका है। बिल्कुल। एक तरह से आवियों के पूछने का नॉन वर्बल तरीका। ये तो मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। एग्जैक्टली। उनके लिए दिन भर के तनाव के बाद वो शारीरिक जुड़ाव रीएस्टैब्लिश करता है कि हाँ, ये मेरी सेफ स्पेस है, हाँ, हम एक टीम है। इसीलिए पुरुष अक्सर किसी को देखकर तुरंत अट्रैक्शन महसूस कर सकते हैं। उनका सिस्टम विजुअल क्यूज पर बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। तो ये उनकी कोई कमी नहीं है? नहीं, ये उनके ऑपरेटिंग सिस्टम का एक डिफॉल्ट फंक्शन है। ये बस उनकी वायरिंग का एक हिस्सा है। और महिलाओं का iOS मतलब उनका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है? महिलाओं का सिस्टम ज्यादातर ऑक्सीटोसिन पर चलता है, जिसे बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं, राइट? हाँ, या कडल हार्मोन। ये हार्मोन ट्रस्ट, सुरक्षा और गहरे भावनात्मक लगाव से जुड़ा है। ये तब रिलीज होता है जब वो महसूस करती हैं कि उन्हें सुना जा रहा है, समझा जा रहा है, उनकी परवाह की जा रही है। तो उनके लिए इमोशनल सेफ्टी पहले आती है? पहले आती है, बिल्कुल। जब वो दिमागी और भावनात्मक तौर पर सुरक्षित महसूस करती हैं, तभी फिजिकल इंटीमेसी की इच्छा पैदा होती है। उनके लिए शारीरिक जुड़ाव इमोशनल कनेक्शन का नतीजा है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं। वाओ! तो एक ही मंजिल कनेक्शन तक पहुंचने के दो बिल्कुल अलग दरवाजे हैं। हाँ। एक फिजिकल टच और एक्शन से होकर जाता है और दूसरा इमोशनल सेफ्टी और बातचीत से। और सारी गड़बड़ तब शुरू होती है जब दोनों ये मान लेते हैं कि सामने वाला भी उसी दरवाजे से आने की कोशिश कर रहा है जिससे वो खुद कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत दर्द देती है। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। हाँ। जब एक पुरुष नजदीक आने की कोशिश करता है तो वो सिर्फ एक शारीरिक जरूरत जाहिर नहीं कर रहा होता, वो अपनी लैंग्वेज में कुछ गहरे सवाल पूछ रहा होता है। जैसे कि? जैसे, क्या मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ? क्या हम अभी भी कनेक्टेड हैं? क्या हमारे बीच सब ठीक है? और इसीलिए जब उसे मना किया जाता है तो उसके दिमाग में ये बात मे बी लेटर की तरह रजिस्टर नहीं होती। उसे ये एक पर्सनल रिजेक्शन जैसा महसूस होता है, जैसे उसके सेल्फ वर्थ पर, उसके वजूद पर सवाल उठाया जा रहा हो। उसके दिमाग में चलता है शायद मैं अब अट्रैक्टिव नहीं रहा, या शायद मैं एक अच्छा पार्टनर नहीं हूँ, आई एम नॉट इनफ। हाँ, और उस इनकार के बाद जो खामोशी कमरे में भर जाती है ना, हाँ, वो अक्सर गुस्सा नहीं होती, वो एक गहरी चोट होती है जिसे व्यक्त करने के लिए उसके पास शब्द नहीं होते हैं। क्योंकि समाज ने सिखाया नहीं है। नहीं सिखाया, उसे सिखाया गया है कि मर्द अपनी भावनाएं नहीं दिखाते, तो वो खुद को और ज्यादा चोट से बचाने के लिए दूर हो जाता है, चुप हो जाता है। ये तो हुई पुरुष की बात, लेकिन उस वक्त महिला के मन में क्या चल रहा होता है? जब वो पीछे हटती है या कहती है अभी नहीं, तो क्या वो सच में उसे रिजेक्ट कर रही होती है? नहीं, उसकी भी एक बिल्कुल अलग पर उतनी ही वैलिड कहानी चल रही होती है। वो भी अपनी लैंग्वेज में कुछ गहरे सवाल पूछ रही होती है। क्या? वो पूछ रही होती है, क्या मैं यहाँ इमोशनली सेफ हूँ? क्या मुझे सिर्फ एक शरीर की तरह देखा जा रहा है, या मुझसे अ होल पर्सन से प्यार किया जाता है?
अगर दिन भर कोई इमोशनल कनेक्शन महसूस ना हुआ हो, अगर बातचीत सिर्फ घर के कामों तक लिमिटेड रही हो, तो रात में अचानक फिजिकल इंटीमेसी की मांग एक प्रेशर की तरह महसूस होती है। प्यार की तरह नहीं। बिल्कुल नहीं। तो उसकी दूरी असल में पार्टनर को अस्वीकार करना नहीं है। नहीं है। ये कनेक्शन के लिए एक अलग रास्ता सुझाना है। वो बिना कहे ये कह रही है, क्या तुम पहले मुझसे इमोशनली जुड़ सकते हो? हाँ। क्या तुम पहले मुझे देख सकते हो, मेरी बातें सुन सकते हो? ये इनकार नहीं, एक इन्विटेशन है दूसरे दरवाजे से आने का। और यहीं से वो दुखद साइकिल शुरू होता है। बिल्कुल। पुरुष जुड़ाव के लिए शारीरिक नजदीकी चाहता है, जिससे महिला को तबाह महसूस होता है और वो पीछे हट जाती है। और महिला सुरक्षा के लिए भावनात्मक नजदीकी चाहती है, जिससे पुरुष को लगता है कि उसे रिजेक्ट किया जा रहा है और वो आहत महसूस करता है। और फिर पुरुष या तो और ज्यादा ट्राई करता है, जिससे महिला को और प्रेशर महसूस होता है, या फिर वो पूरी तरह से इमोशनल विड्रॉ में चला जाता है, ताकि दोबारा चोट ना लगे। हाँ, और उसका ये विड्रॉ महिला को और ज्यादा अकेला और अनसेफ महसूस कराता है, और दोनों अपने अपने कोने में बैठकर बस एक ही बात सोचते हैं। तुम समझते क्यों नहीं? ये दो ऐसे रेडियो की तरह हैं जो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, पर दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर सेट हैं। संगीत दोनों तरफ बज रहा है, पर सुनाई सिर्फ शोर दे रहा है, सिर्फ स्टैटिक। हाँ, दोनों कनेक्शन चाहते हैं, पर उनके तरीके एक दूसरे के सिग्नल को जैम कर रहे हैं। ये बायोलॉजिकल वायरिंग तो शायद दुनिया में हर जगह एक जैसी होगी, पर मुझे लगता है कि हमारा समाज, हमारी परवरिश, खासतौर पर भारतीय संदर्भ में, इस उलझन को और गहरा बना देती है। कई गुना ज्यादा गहरा। आप देखिए, भारतीय समाज में पुरुषों को अपनी इमोशनल नीड्स व्यक्त करना सिखाया ही नहीं जाता। मर्द बनो, लड़के रोते नहीं हैं। बिल्कुल। अपनी चोट, अपना डर, अपनी इनसिक्योरिटी जाहिर करना मर्दानगी के खिलाफ माना जाता है। तो जब उसे कनेक्शन की जरूरत होती है, तो वो उस एकमात्र रास्ते का इस्तेमाल करता है जिसे समाज ने मंजूरी दी है, शारीरिक इच्छा। और महिलाओं के साथ इसका ठीक उल्टा होता है। ठीक उल्टा। उन्हें अपनी शारीरिक इच्छाओं के बारे में बात करने से रोका जाता है। उन्हें सिखाया जाता है कि एक अच्छी औरत को इन चीजों की इच्छा नहीं होती, या कम से कम उसे जाहिर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नतीजा एक ऐसी खामोशी जिसमें दोनों अपनी अपनी भाषा बोलने से डरते हैं। पुरुष अपनी इमोशनल नीड को सेक्स की भाषा में पेश करता है, और महिला अपनी इमोशनल नीड के लिए साइलेंस की भाषा इस्तेमाल करती हैं। और दोनों एक दूसरे को गलत समझ लेते हैं। हर बार। अरेंज मैरिज जैसी स्थिति में तो ये और भी मुश्किल हो जाता होगा। बहुत मुश्किल, जहां शादी की पहली रात ही दो अजनबियों से उनकी बायोलॉजिकल वायरिंग के बिल्कुल ऑपोजिट व्यवहार करने की उम्मीद की जाती है। हाँ। मतलब महिला से उम्मीद की जाती है कि वो बिना किसी इमोशनल सेफ्टी के एक अजनबी के साथ शारीरिक रूप से वल्नरेबल हो जाए, और पुरुष से उम्मीद की जाती है कि वो तुरंत एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस करे, जबकि उसकी बनावट में गहरा इमोशनल बॉन्ड बनने में वक्त लगता है। हाँ, और शेयर्ड एक्सपीरियंसेस लगते हैं। इस प्रेशर में कनेक्शन बनना तो दूर, दोनों की एंग्जाइटीज और बढ़ जाती हैं। और बात सिर्फ अरेंज मैरिज की नहीं है, जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी, जहां एक कपल को प्राइवेट स्पेस ही नहीं मिलता कि वो इमोशनली जुड़ सके, जहां वो हर वक्त बेटा और बहू के रोल में होते हैं, पति पत्नी का रिश्ता पनप ही नहीं पाता। सही बात है। तो बेडरूम ही वो अकेली जगह बचती है जहां कनेक्शन की उम्मीद की जाती है, और उस पर इतना प्रेशर आ जाता है कि वो भी एक ड्यूटी लगने लगती है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ हार्मोन्स की लड़ाई नहीं है, ये सामाजिक दबाव और अधूरी उम्मीदों का एक जाल है जिसमें रिश्ते उलझ जाते हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को देखें तो शायद सबसे बड़ी गलतफहमी ये उम्मीद करना है कि जिसे हम प्यार करते हैं वो ठीक वैसा ही महसूस करे जैसा हम करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि अलग होने का मतलब गलत होना नहीं होता। यही सबसे बड़ा शिफ्ट है पर्सपेक्टिव में। जिस पल ये समझ आ जाता है कि पुरुष का नजदीक आना उसका प्यार जताने का तरीका है, कनेक्शन खोजने का तरीका है, और महिला का समय मांगना उसकी सेफ्टी की जरूरत है, उस पल इल्जाम खत्म हो जाते हैं और जिज्ञासा शुरू होती है। तब सवाल ये नहीं होता तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हाँ, बल्कि ये होता है तुम अभी कैसा महसूस कर रहे हो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो अगर हम ये मान लें कि हम अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं, तो इस अनुवाद को असल जिंदगी में कैसे करें? तरीका है, पर वो आसान नहीं है, क्योंकि उसमें सालों की कंडीशनिंग को अनलर्न करना पड़ता है। पहला कदम है अपनी जरूरत को ईमानदारी से बिना इल्जाम के शब्दों में कहना। अच्छा। जैसे एक पुरुष ये कहने के बजाय कि तुम हमेशा दूर भागती हो, ये कह सकता है आज ऑफिस में दिन बहुत स्ट्रेसफुल था और मैं तुमसे डिस्कनेक्टेड महसूस कर रहा हूँ।
मैं बस तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ ताकि मुझे लगे कि हम ठीक हैं। और महिला चुपचाप दूर होने के बजाय ये कह सकती है, हाँ, मुझे भी तुम्हारे पास आना है, पर उससे पहले क्या हम बस 10 मिनट बात कर सकते हैं? मैं बस तुम्हें अपने दिन के बारे में बताना चाहती हूँ और तुमसे कनेक्टेड महसूस करना चाहती हूँ। बिल्कुल। ये वल्नरेबिलिटी की मांग करता है, ये अपनी प्रोग्रामिंग के खिलाफ जाने की मांग करता है। पुरुष के लिए अपनी इमोशनल नीड को शब्दों में कहना और महिला के लिए अपनी बाउंड्री और नीड को बिना गिल्ट के रखना। जब ये अनुवाद शुरू होता है तो रिश्ते बदल जाते हैं। तब पुरुष समझता है कि उसका इनकार पर्सनल नहीं है, ये सेफ्टी की मांग है, और महिला समझती है कि उसकी मांग सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये कनेक्शन की मांग है। तो क्या हो अगर पुरुष और महिला अलग अलग ग्रहों से नहीं बल्कि एक ही शहर के दो अलग अलग मोहल्लों से हों? दोनों एक ही मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं। मंजिल है प्यार और जुड़ाव, बस दोनों की भाषाएं, गलियां और रास्ते अलग हैं। हाँ। और शायद प्यार का मतलब सिर्फ अपनी गली से चलना नहीं, बल्कि कभी-कभी हिम्मत करके दूसरे के मोहल्ले की गलियों को समझना और उसमें साथ चलना भी है। और ये जो अंतर है ना, ये सिर्फ हार्मोन्स या हमारी परवरिश तक सीमित नहीं है, ये उससे भी ज्यादा गहरा है। अच्छा? ये हमारे दिमाग की बनावट, उसकी आर्किटेक्चर में बसा है कि कैसे एक ही सिचुएशन को पुरुष का दिमाग एक्शन और लॉजिक के जरिए प्रोसेस करता है और महिला का दिमाग भावना और कनेक्शन के जरिए। हाँ, ये सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्क नहीं है, ये हार्डवेयर का फर्क है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक ही बहस के बाद एक इंसान बिल्कुल चुप हो जाता है और दूसरा और ज्यादा बात करने लगता है? हाँ, बिल्कुल। एक अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे बस थोड़ी देर के लिए अकेला क्यों नहीं छोड़ा जा रहा, और दूसरा सोचता है, इन्हें फर्क ही क्यों नहीं पड़ रहा। ये ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एग्जैक्टली। तो ये जो फर्क है, ये अक्सर एटीट्यूड का नहीं बल्कि ब्रेन डिजाइन का फर्क होता है। बिल्कुल। बात ये नहीं कि कोई गलत है या किसी को परवाह नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि एक ही पल को महसूस करने के लिए दो दिमाग अलग अलग तरीके से बने हैं। और ये डिजाइन कोई आज की बात तो है नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी जड़ें तो हजारों साल के एवोल्यूशन में हैं, जब सर्वाइवल इस पर डिपेंड करता था कि कौन अपनी भूमिका कितनी अच्छी तरह निभाता है। जैसे पुरुष का दिमाग, वो बना था एक शिकारी और रक्षक के तौर पर। मतलब एक लक्ष्य पर फोकस करना, आसपास के शोर को भूल जाना और बस समस्या को हल करना, इसकी तरह। हाँ, बिल्कुल। और वहीं स्त्री की भूमिका थी एक पालन पोषण करने वाली की, समुदाय को जोड़े रखने वाली की। तो दिमाग को एक साथ कई चीजों पर ध्यान देने के लिए बनाया गया। अच्छा। बच्चे पर नजर रखना, खतरे को भांपना, लोगों की भावनाओं को पढ़ना और कम्युनिकेशन के जरिए रिश्ते बनाए रखना। जरूरतें अलग थीं, तो दिमाग का आर्किटेक्चर, उसकी बनावट भी अलग तरीके से डेवलप हुई। ठीक है, तो चलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को जरा और समझते हैं। ये जो डिब्बों और नेटवर्क वाली एनालॉजी है, वो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। ये दिमाग के अंदर काम कैसे करती है? इसे ऐसे समझते हैं, पुरुष के दिमाग को एक बड़े से वेयरहाउस की तरह सोचें, जिसमें हर चीज के लिए एक अलग मजबूत डिब्बा है। मेंटल बॉक्सेस। हाँ, मेंटल बॉक्सेस। काम का डिब्बा, पैसों का डिब्बा, दोस्तों का, रिलेशनशिप का डिब्बा। और सबसे जरूरी नियम यह है कि एक बार में सिर्फ एक ही डिब्बा खुलता है। सिर्फ एक। जब वो काम के डिब्बे में होते हैं तो उनका पूरा ध्यान उसी पर होता है। उस वक्त रिलेशनशिप या घर का डिब्बा कसकर बंद रहता है। अच्छा, इसीलिए उन्हें एक डिब्बे से दूसरे पे स्विच करने में थोड़ा वक्त लगता है। हाँ, और मेंटल एफर्ट भी लगता है। तो अगर पुरुष का दिमाग एक फाइलिंग कैबिनेट जैसा है, जहां हर फाइल अपनी दराज में है, तो क्या महिला का दिमाग एक सोशल मीडिया फीड जैसा है, जहां सब कुछ इंटरकनेक्टेड है? ये बहुत अच्छी एनालॉजी है, बिल्कुल वैसा ही है। महिला का दिमाग एक मकड़ी के बड़े और घने जाले की तरह है, एक इंटरकनेक्टेड वेब, जहां कोई दीवारें नहीं है। कोई डिब्बे नहीं, कोई दीवारें नहीं। हर धागा, यानी हर सोच, हर भावना, हर याद, हर दूसरे धागे से जुड़ी हुई है। डिनर में क्या बनाना है, ये सोचते सोचते अचानक कल की जरूरी मीटिंग की चिंता हो सकती है, जो फिर बच्चों के स्कूल की याद दिलाएगी। ये सब एक साथ चलता है। जिसे अक्सर ओवरथिंकिंग कह दिया जाता है। हाँ, जबकि वो असल में इस दिमाग का नेचुरल डिफॉल्ट मोड है, ये रुक ही नहीं सकता। और इसके पीछे की बायोलॉजी क्या है? आपने कॉर्पस कैलोसम का जिक्र किया था। हाँ, कॉर्पस कैलोसम हमारे दिमाग के लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर्स के बीच का एक
कह सकते हैं डेटा ब्रिज है। अच्छा। पुरुषों में ये ब्रिज थोड़ा संकरा होता है, तो इन्फॉर्मेशन पैकेट्स, फैक्ट्स एक तरफ रहते हैं, भावनाएं दूसरी तरफ, वो आसानी से मिक्स नहीं होते। और महिलाओं में? महिलाओं में ये ब्रिज एक 10 लेन सुपर हाईवे जैसा है, बड़ा और ज्यादा एक्टिव। इस वजह से इमोशंस, फैक्ट्स, मेमोरीज, ख्यालों का डेटा लगातार दोनों हेमिस्फीयर्स के बीच तेजी से दौड़ता रहता है। वाह, मतलब उनके लिए किसी भी घटना को बिना इमोशंस के प्रोसेस करना लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल। तो ये दिमाग की वायरिंग का फर्क है। एक है सिंगल टास्कर बाय डिजाइन और दूसरा मल्टी प्रोसेसर बाय डिजाइन। लेकिन इस वायरिंग में बहने वाला करंट, यानी हमारे हार्मोन्स, वो भी तो एक बड़ा रोल निभाते होंगे, खासकर तनाव में। बिल्कुल। हार्मोन्स इस आर्किटेक्चर के केमिकल कमांडर हैं। तनाव की स्थिति में ये डिजाइन सबसे साफ दिखाई देता है। कैसे? पुरुषों में जब तनाव बढ़ता है तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है। ये हार्मोन दिमाग के इमोशनल सेंटर्स का वॉल्यूम कम कर देता है। मतलब आवाज धीमी कर देता है। हाँ, दिमाग को सिग्नल मिलता है, भावनाओं में मत उलझो, या तो समस्या को सुलझाओ या इससे दूर हो जाओ। एक्शन मोड। एग्जैक्टली। या तो एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं, सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं, या फिर पूरी तरह से खामोश होकर अपने मेंटल केव में चले जाते हैं। तो ये जो खामोशी है, जिसे अक्सर इंडिफरेंस या परवाह ना करना समझ लिया जाता है, वो असल में एक कोपिंग मैकेनिज्म है। दिमाग खुद को ओवरलोड से बचा रहा है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जब महिलाएं तनाव में होती हैं तो उनके शरीर में ईस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स बढ़ते हैं। ऑक्सीटोसिन, वो जिसे बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं। हाँ, वही। ये दिमाग को बिल्कुल उल्टा सिग्नल देता है। अकेली मत रहो, किसी से जोड़ो, इस पर बात करो। हाँ, उनके लिए बात करना सिर्फ शिकायत करना नहीं है, ये दिमाग का अपनी भावनाओं को प्रोसेस करने का तरीका है, तनाव को बाहर निकालने का तरीका है। ये एक न्यूरोकेमिकल रिस्पॉन्स है, कोई चॉइस नहीं। तो एक ही तनाव की स्थिति में एक दिमाग खामोशी चाहता है ताकि वो प्रोसेस कर सके, और दूसरा दिमाग बातचीत चाहता है ताकि वो प्रोसेस कर सके। ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए परफेक्ट रेसिपी है। बिल्कुल। और यहीं से वो क्लासिक मोमेंट्स आते हैं, जैसे वो सवाल, तुम क्या सोच रहे हो, और उसका मशहूर जवाब, कुछ नहीं। हाँ, ये नथिंग बॉक्स का बेहतरीन उदाहरण है। पुरुषों के दिमाग में एक ऐसा डब्बा भी होता है जो पूरी तरह खाली है, नथिंग बॉक्स। मतलब वो सच में कुछ नहीं सोच रहे होते। हाँ, वो सच में एक ऐसी अवस्था में जा सकते हैं। ये एक तरह की मेंटल रेस्ट स्टेट है, जैसे कंप्यूटर आइडल मोड पर हो। लेकिन महिला के दिमाग में तो नथिंग बॉक्स होता ही नहीं। उनका दिमाग तो हमेशा एक्टिव रहता है। इसलिए जब वो कुछ नहीं सुनती हैं तो उनके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये बात प्रोसेस करना नामुमकिन होता है। उन्हें लगता है कि जरूर कुछ छुपाया जा रहा है। हाँ, क्योंकि वो खुद उस दिमागी अवस्था को अनुभव ही नहीं कर सकती। ये तो कमाल की बात है। और दूसरा क्लासिक सीन, लड़ाई के अगली सुबह वाला। एक इंसान ऐसे उठता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और दूसरा पूरी रात उसी बात को डिटेल में प्रोसेस करता रहा। ये यादों के सेव होने के तरीके का फर्क है। मेमोरी एनकोडिंग। महिला का दिमाग हर भावनात्मक घटना को मजबूत इमोशनल टैग्स के साथ सेव करता है। जो महसूस किया गया, जो कहा गया, जो टोन थी, सब कुछ उस याद से जुड़ा होता है। और पुरुष का दिमाग, वो उसी घटना से सिर्फ मुख्य तथ्य निकालता है। झगड़ा हुआ, मामला सुलझ गया, बात खत्म। उसके दिमाग के लिए वो फाइल रिजॉल्व होके आर्काइव हो जाती है। वो जानबूझकर भूलता नहीं है। नहीं, उसके सिस्टम ने उस फाइल को बिना इमोशनल डेटा के सेव किया है, इसलिए अगली सुबह उसके लिए वो एक बीती हुई बात है। क्योंकि उसके लिए वो एक बंद डिब्बे में रखी जा चुकी है। और दूसरे दिमाग के लिए वो अभी भी वेब में घूम रही है, क्योंकि उससे जुड़े इमोशनल थ्रेड्स अब भी एक्टिव हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि दूसरे के दिमाग से अपने दिमाग की तरह काम करने की उम्मीद करते हैं। बिल्कुल सही कहा। हम एक मैक कंप्यूटर पर विंडोज का सॉफ्टवेयर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। असली बदलाव, वो अहम मोमेंट तब आता है जब ये समझ आता है कि उसकी खामोशी रिजेक्शन नहीं बल्कि रेगुलेशन है। वो अपने दिमाग को ओवरलोड से बचाने की कोशिश कर रहा है। हाँ। और दूसरी तरफ उसकी बातें अटैक नहीं बल्कि प्रोसेसिंग है। वो जुड़ाव महसूस करने और अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रही है। और हम इन जैविक अंतरों पर चरित्र का ठप्पा लगा देते हैं। लड़के तो होते ही ऐसे हैं, या लड़कियां बहुत ज्यादा सोचती हैं। बिल्कुल, जबकि ये बस दिमाग के काम करने के दो अलग अलग वैलिड तरीके हैं। तो ये समझना कि ये किसी की गलती नहीं बल्कि डिजाइन का फर्क है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत है। बहुत बड़ी। इससे वो गुस्सा और पर्सनल अटैक वाली भावना कम हो जाती है। आप एक दूसरे पर आरोप लगाना बंद कर देते हैं। हाँ, और यही असली एम्पैथी की शुरुआत है। ये मानना कि सामने वाले का अनुभव आपसे अलग है
और वो भी उतना ही सच है जितना आपका। जब आप दूसरे के ऑपरेटिंग सिस्टम का सम्मान करना सीख जाते हैं तो आप कम्युनिकेशन के नए तरीके ढूंढते हैं, आप खामोशी को स्पेस देना सीखते हैं और बातों को कनेक्शन की कोशिश की तरह देखना सीखते हैं। तब लड़ाइयाँ अपने आप शांत होने लगते हैं। खामोशी भी एक तरह की बातचीत बन जाती है और बोलना भी एक सुकून। आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, समझना बदलने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। और जब हम दिमाग की इस बनावट को, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ लेते हैं, तो एक और गहरा सवाल सामने आता है। क्या? अगर एक दिमाग एक्शन ओरिएंटेड है और दूसरा कनेक्शन ओरिएंटेड, तो इसका हमारी गहरी इच्छाओं और जरूरतों पर क्या असर पड़ता है? ये हमें उस सवाल की ओर ले जाता है कि क्यों ऐसा लगता है कि पुरुष अक्सर फिजिकल इंटीमेसी के बारे में सोचते हैं और महिलाएं प्यार और इमोशनल कनेक्शन के बारे में। एक ख्याल, वो जो बिना बुलाया आ जाता है, शायद ट्रैफिक लाइट पर रुके हुए या किसी ऑफिस मीटिंग के बीच में, बस एक सेकंड के लिए। और उसके ठीक बाद एक और आवाज आती है मन में, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? क्या मेरे अंदर कोई कमी है? हाँ, और ये एक ऐसी चीज है जिसपे कोई बात नहीं करना चाहता, पर ये लगभग हर किसी के साथ होता है। तो ये है क्या? देखिए, ये असल में दिमाग के दो हिस्सों की लड़ाई है। एक तरफ है हमारी लाखों साल पुरानी बायोलॉजी जो बस अपना काम कर रही है, और दूसरी तरफ है हमारी सामाजिक सीख, हमारे संस्कार जो उस बायोलॉजी पर जजमेंट पास करते हैं। और इन दोनों के बीच में टकराव होता है और उसी से शर्म और गिल्ट पैदा होता है। तो आज हम ऐसी उलझन को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे कि ये विचार आते कहाँ से हैं और क्या ये वाकई उतने जरूरी हैं जितना हम सोचते हैं। बिल्कुल। तो चलिए एक बहुत बड़े मिथक से शुरू करते हैं। वो कहानी जो हम सबने सुनी है कि पुरुष हर 7 सेकंड में सेक्स के बारे में सोचते हैं। हाँ, ये तो बहुत मशहूर है। अगर इसका हिसाब लगाएं तो ये दिन में 8000 से ज्यादा बार हुआ। ये तो मतलब एक फुल टाइम जॉब जैसा लगता है। और ये थका देने वाला भी है। और अच्छी बात यह है कि ये सच नहीं है। सच नहीं है, बिल्कुल नहीं। असलियत कहीं ज्यादा दिलचस्प है। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी की एक स्टडी ने इसे बहुत साफ किया। उन्होंने लोगों को एक क्लिकर दिया और कहा कि जब भी आपके मन में सेक्स, भोजन या नींद के बारे में ख्याल है तो इसे क्लिक करें। अच्छा। और नतीजा ये निकला कि पुरुष दिन में औसतन 19 बार सेक्स के बारे में सोचते हैं। सिर्फ 19? हाँ, औसतन 19, और महिलाएं औसतन 10 बार। तो हाँ, फर्क है, पर ये जमीन आसमान का अंतर नहीं है जैसा कि वो 7 सेकंड वाला मिथक बताता है। 19 और 10 ये नंबर उतना डरावना नहीं है, पर उस स्टडी की जो सबसे दिलचस्प बात मुझे लगी वो ये थी कि पुरुषों ने भोजन के बारे में 18 बार और नींद के बारे में 11 बार सोचा। एग्जैक्टली। ये सिर्फ सेक्स की कहानी नहीं है। नहीं है। ये तो शरीर के डैशबोर्ड जैसा है जो बता रहा है एनर्जी चाहिए, रेस्ट चाहिए और रिप्रोडक्शन। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम है और इन सिग्नल्स के प्रति पुरुषों का दिमाग थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव होता है। और इसकी वजह? इसका एक बड़ा कारण है टेस्टोस्टेरोन। पुरुषों में ये हार्मोन 10 से 20 गुना ज्यादा होता है। पर इसे सिर्फ एक सेक्स हार्मोन समझना एक बहुत बड़ी गलती होगी। तो ये क्या है? ये असल में एक मोटिवेशन एम्पलीफायर है। मोटिवेशन एम्पलीफायर मतलब ये दिमाग के रडार की सेंसिटिविटी बढ़ा देता है, खासकर यौन संकेतों के लिए, सेक्सुअल क्यूज के लिए। तो मतलब ये विलेन नहीं है। मुझे तो हमेशा यही लगता था कि टेस्टोस्टेरोन ही सारी समस्या की जड़ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास एक बहुत महंगा सेंसिटिव माइक्रोफोन है जो बहुत दूर की आवाजें भी पकड़ लेता है। ठीक है। अब सड़क पर ट्रैफिक का शोर है, माइक्रोफोन का काम है उस शोर को पकड़ना। इसमें माइक्रोफोन की कोई गलती नहीं है ना? वो तो बस अपना काम कर रहा है। सही बात है। टेस्टोस्टेरोन पुरुष के दिमाग के लिए कुछ वैसा ही है। ये दुनिया में मौजूद सेक्सुअल क्यूज को ज्यादा साफ साफ सुनाता है। वो उन संकेतों को पैदा नहीं करता, बस उन्हें पकड़ता है। और ये वायरिंग, ये कोई आज की तो है नहीं, लाखों साल पुरानी है। हमारा स्टोन एज ब्रेन जो एक छोटे से कबीले के लिए बना था, जहां शायद दिन में 20-30 लोग दिखते थे, हाँ, आज वही ब्रेन एक कॉर्पोरेट बोर्डरूम में बैठा है या सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा है जहां एक दिन में हजारों चेहरे दिखते हैं। यही है मॉडर्न मिसमैच जिसके बारे में बात होती है। बिल्कुल। हमारा दिमाग 450 लोगों के गांव के लिए बना है। आज हम 1 घंटे में इंस्टाग्राम पर उससे ज्यादा चेहरे देख लेते हैं। तो वो पुराना अवसर पहचानने वाला सिस्टम वो लगातार ट्रिगर हो रहा है। हाँ, वो एक फायर अलार्म की तरह है जिसे शहर के शोर के बीच में लगा दिया गया हो। वो तो बचता ही रहेगा। और जब अलार्म बार बार बजता है तो हमें लगने लगता है कि जरूर कहीं आग लगी है, या शायद हम ही आग लगा रहे हैं, और वहीं से गिल्ट शुरू होता है।
एग्जैक्टली ठीक है, तो बायोलॉजी वाला हिस्सा समझ आया, पर वो जो इंसान ट्रैफिक लाइट पर बैठा खुद को कोस रहा है, उससे इससे क्या मदद मिलेगी? उसका दिमाग तो अपना काम कर रहा है, पर उसका दिल उसे बुरा महसूस कर रहा है। वो आवाज के एक शरीफ इंसान ऐसा नहीं सोचता, वो बहुत ताकतवर होती है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात समझने की आती है। हमारे दिमाग में कह सकते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड है और एक सीईओ है। सिक्योरिटी गार्ड और सीईओ। हाँ, लिम्बिक सिस्टम हमारा सिक्योरिटी गार्ड है, दिमाग का पुराना भावनात्मक हिस्सा। इसका काम है खतरे और अवसर को तुरंत पहचानना बिना सोचे समझे। ओके। एक आकर्षक व्यक्ति को देखकर जो पहला ख्याल आता है वो इस गार्ड का अलर्ट है। ये एक रिफ्लेक्स है, पलक झपकाने जैसा, ऑटोमेटिक। और सीईओ कौन है? सीईओ है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग का नया तर्क संगत हिस्सा। ये वो हिस्सा है जो गार्ड के अलर्ट को देखता है और फिर सोच समझकर फैसला लेता है कि ठीक है, ये एक अलर्ट है, पर क्या मुझे इस पर कुछ करने की जरूरत है? तो समस्या तब होती है जब हम गार्ड की हर चेतावनी को सीईओ का फैसला मान लेते हैं। बिल्कुल, हम ये भूल जाते हैं कि विचार का आना एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, पर उस विचार पर एक्शन लेना वो एक चॉइस है। वाह, ये सिक्योरिटी गार्ड बनाम सीईओ वाली बात, इससे तो काफी कुछ साफ हुआ। मतलब मेरे दिमाग में एक बैकग्राउंड रेडियो हमेशा चल रहा है। मैं उस रेडियो का डीजे नहीं हूं जो गाने चुनता है। सही। मैं बस एक लिसनर हूं। मैं ये कंट्रोल नहीं कर सकता कि कौन सा गाना बजेगा, पर ये जरूर कंट्रोल कर सकता हूं कि मैं वॉल्यूम बढ़ाऊं, उसे ध्यान से सुनूं या अपना ध्यान वापस सड़क पर लगा लूं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। आपका असली कैरेक्टर इस बात से तय नहीं होता कि आपके रेडियो पर कौन सा गाना बजा। आपका कैरेक्टर इस बात से तय होता है कि गाना बजने के बाद आपने क्या किया। क्या आपने अपनी कार दूसरी लेन में डाल दी या आप अपनी मंजिल की तरफ सीधे चलते रहे। और शर्म का चक्र तब शुरू होता है जब हम सोचते हैं अगर मेरे रेडियो पर यह गाना बजा तो जरूर मैं ही खराब डीजे हूं, जबकि सच तो ये है कि आप डीजे हैं ही नहीं। एग्जैक्टली। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज में और खासकर रिश्तों में ये बायोलॉजी बहुत कंफ्यूजन पैदा करती है। एक गलतफहमी है कि अगर कोई पुरुष किसी के बारे में यौन विचार रखता है तो वो उसका सम्मान नहीं करता। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि वो उसे ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है। क्या ये सच है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। पुरुष का दिमाग न्यूरोलॉजिकल स्तर पर चीजों को अलग अलग खानों में रखने में माहिर होता है। इसे कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। मतलब वो किसी के प्रति शारीरिक आकर्षण महसूस कर सकता है और ठीक उसी समय उसी व्यक्ति के लिए गहरा सम्मान और भावनात्मक लगाव भी रख सकता है। उसके दिमाग में ये दोनों बातें दो अलग-अलग फाइलों की तरह मौजूद हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ डिनर पर है और एक सेकंड के लिए किसी और को नोटिस करता है, तो उसके दिमाग में वो बस एक डेटा पॉइंट है, एक फाइल जो खुली और तुरंत बंद हो गई। बहुत हद तक हाँ। लेकिन उसकी पत्नी के लिए ये एक इमोशनल बिट्रेयल जैसा महसूस हो सकता है, क्योंकि शायद उनके दिमाग में ये फाइलें ज्यादा जुड़ी हुई हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कई महिलाओं के लिए आकर्षण और भावना ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, तो जब वो देखती हैं कि उनका पार्टनर किसी और को नोटिस कर रहा है तो उन्हें लगता है कि इसका भावनात्मक लगाव भी बढ़ गया है। जबकि पुरुष के लिए वो बस एक गुजरता हुआ जैविक सिग्नल हो सकता है जिसका उसके इमोशनल कमिटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। असली ऑब्जेक्टिफिकेशन का मतलब कुछ और है। क्या है वो? क्योंकि ये शब्द बहुत इस्तेमाल होता है। ऑब्जेक्टिफिकेशन एक बिहेवियर है, एक विचार नहीं। ओके। ऑब्जेक्टिफिकेशन का मतलब है किसी व्यक्ति की इंसानियत को नजरअंदाज करके उसे सिर्फ एक शरीर समझना। ये तब होता है जब आप किसी सहकर्मी की बात सुनने की बजाय उसे घूरते हैं या मीटिंग में उसके आइडियाज को इसलिए खारिज कर देते हैं क्योंकि आप उसे एक प्रोफेशनल की तरह देख ही नहीं पा रहे। समझ गया। एक पुरुष अपने सहकर्मी को आकर्षक पा सकता है और फिर भी मीटिंग में उसके आइडियाज को पूरा सम्मान दे सकता है। ये दोनों बातें उसके दिमाग में एक साथ आराम से रह सकती हैं। तो एक तरह से फॉर्मूला ये बन सकता है, डिजायर इज एनर्जी, रिस्पेक्ट इज बिहेवियर। वाह, बहुत अच्छा कहा। इच्छा एक जैविक ऊर्जा है, जैसे भूख या प्यास। और सम्मान एक व्यवहार है, एक चुना हुआ काम। और हमें हमेशा व्यवहार को आंकना चाहिए, जीव विज्ञान को नहीं। आप अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करते हैं? ये है असली सवाल। तो अंत में ये समझ बहुत राहत देती है। दिमाग में आने वाली ये विचार कोई मॉरल फेलिंग नहीं है, चरित्र में कोई कमी नहीं है। वे बस एक जैविक संकेत है। असली ताकत उन विचारों को रोकने में नहीं है, जो कि लगभग असंभव है। हाँ बिल्कुल। बल्कि ये चुनने में है कि हम उन पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं।
ये जानना कि ये विचार कहाँ से आते हैं हमें खुद को और दूसरों को बेहतर समझने का मौका देता है। ये हमें शर्म से निकालकर जागरूकता की ओर ले जाता है, अवेयरनेस की ओर। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हम अपने दिमाग के मालिक हैं, उसके गुलाम नहीं। विचार आएंगे और जाएंगे जैसे आसमान में बादल। आप बादल नहीं हैं, आप आसमान हैं। और ये समझ रिश्तों में भी बहुत मदद कर सकती है। बहुत ज्यादा। जब एक पार्टनर समझता है कि दूसरा किसी को नोटिस कर रहा है, तो वो इसे व्यक्तिगत हमले की तरह देखने की बजाय एक जैविक प्रक्रिया की तरह देख सकता है। और वो पुरुष भी अपनी इस वायरिंग को समझकर अपने पार्टनर को ज्यादा बेहतर तरीके से आश्वस्त कर सकता है कि उसके विचार और उसका कमिटमेंट ये दो अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल। ये बातचीत को दोषारोपण से हटाकर समझ की ओर ले जाता है। और जब हम ये समझ जाते हैं कि पुरुषों में इच्छा अक्सर एक स्पॉन्टेनियस इम्पल्स की तरह काम करती है, तो एक और सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है। क्या? कि भावनात्मक जुड़ाव और प्यार का अनुभव वो महिलाओं के लिए अलग कैसे होता है? तो आज की हमारी पड़ताल एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू होती है, और शायद उतना ही नाजुक भी। सही है। कि औरतें और मर्द क्या वो प्यार को अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर प्रोसेस करते हैं? हाँ, ये एक बहुत अच्छा तरीका है इसे देखने का। अक्सर हम प्यार को एक घटना की तरह देखते हैं ना, एक स्पार्क। बिल्कुल। पर क्या हो अगर ये कोई घटना हो ही नहीं? क्या हो अगर ये एक व्यवस्था हो, एक पूरा सिस्टम? ये सिस्टम वाली बात ये बहुत गहरी है, क्योंकि यही इस पूरी चर्चा का सार है। प्यार कोई बिजली का झटका नहीं है जो अचानक लगता है। ये तो एक घर बनाने जैसा है, धीरे धीरे ईंट दर ईंट। एक ऐसी जगह जहां आपको एक इमोशनल सेफ्टी महसूस हो। हाँ, भावनात्मक सुरक्षा और निरंतरता कि ये आज है और कल भी रहेगा। ये एहसास बहुत जरूरी है। जैसे धागों से कपड़ा बुना जा रहा हो। क्या बात है। हर बातचीत एक धागा, हर एहसास एक रंग। और धीरे धीरे बहुत धैर्य से कुछ ऐसा बनता है जो आपको थाम लेता है। और विज्ञान भी यही कहता है। अच्छा, कैसे? न्यूरोबायोलॉजी। देखिए, जब औरतें इमोशनली जुड़ती हैं या कोई प्यार भरा स्पर्श महसूस करती हैं, तो उनके शरीर में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। बॉन्डिंग हार्मोन? हाँ, इसे कडल हार्मोन भी कहते हैं। तो हर अच्छी बातचीत, हर बार जब उन्हें लगता है कि उन्हें समझा जा रहा है, तो ये हार्मोन का एक छोटा सा डोज रिलीज होता है। और वो लगाव का धागा और मजबूत होता जाता है। बिल्कुल। ये एक धीमी, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये पुरुषों से अलग कैसे है? उनमें भी होता है, लेकिन ट्रिगर और प्रभाव थोड़ा अलग हो सकता है। मर्दों में आकर्षण की शुरुआती प्रक्रिया में टेस्टोस्टेरोन और डोपामाइन ज्यादा हावी होते हैं। मतलब एक तरह का लक्ष्य, द चेज। एग्जैक्टली। सोच का झुकाव होता है, आई वॉन्ट हर। ये एक मिशन जैसा है। पर औरतों में ऑक्सीटोसिन और एस्ट्रोजन मिलकर एक अलग सवाल पैदा करते हैं। क्या सवाल? सवाल ये नहीं होता कि मैं उसे कैसे हासिल करूं। सवाल होता है, हाउ डज ही फिट इनटू माय इमोशनल वर्ल्ड। मतलब क्या वो मेरी जिंदगी की बड़ी तस्वीर में फिट बैठता है? हाँ, क्या उसके साथ एक सुरक्षित दुनिया बन सकती है। ठीक है, तो यहीं से वो अदृश्य स्क्रीनिंग शुरू होती है। प्यार में पड़ने से बहुत पहले एक अवचेतन प्रक्रिया चल रही होती है। बिल्कुल। औरतें प्यार में पड़ती नहीं हैं, वो उसमें धीरे धीरे विकसित होती हैं। बहुत अच्छी बात कही। जैसे कोई जड़ मिट्टी को महसूस करती है। पोषण के लिए, गहराई के लिए, स्थिरता के लिए। एक उदाहरण लेते हैं, डेटिंग का पहला महीना। ठीक है। एक पुरुष शायद सोच रहा है, वाओ वी आर हैविंग फन, हम मजे कर रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं। उसका फोकस उस पल पर है। हाँ, लेकिन औरत उसी दौरान अवचेतन रूप से डेटा इकट्ठा कर रही होती है। स्कैनर ऑन है। हाँ, स्कैनर ऑन है। उसने मेरे टेक्स्ट का जवाब जल्दी दिया, मतलब वो इंटरेस्टेड है। उसे याद था कि मुझे कॉफी में चीनी पसंद नहीं, मतलब वो सुनता है, वो ध्यान देता है। कल हमारी बहस हुई पर उसने आज सुबह माफी मांगी, मतलब वो जवाबदेह है। ये सब छोटे छोटे डेटा पॉइंट्स हैं जो एक बड़ी तस्वीर बना रहे हैं। लेकिन इसमें एक खतरा भी तो है। मतलब अगर कोई हर पल को ऐसे जांच रहा है तो ये थका देने वाला हो सकता है। हाँ, पुरुष के नजरिए से तो ऐसा लगेगा कि वो हर समय एक परीक्षा दे रहा है जिसके बारे में उसे पता भी नहीं है। वाजिब सवाल है। और यहीं पर इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, मतलब विकासवादी मनोविज्ञान, हमारी मदद करता है। ये कोई जानबूझकर दी जाने वाली परीक्षा नहीं है। ये एक बहुत गहरी वायर्ड सर्वाइवल मैकेनिज्म है। अस्तित्व का सवाल। हजारों सालों तक यही था। एक औरत के लिए साथी का चुनाव सिर्फ रोमांस नहीं था, ये अस्तित्व का सवाल था।
उसे एक ऐसा साथी चुनना था जो न सिर्फ उसके लिए बल्कि उसके बच्चों के लिए भी सुरक्षा दे सके, जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहे। क्या? और सुरक्षा की यही जरूरत आज भी उनके नर्वस सिस्टम में गहराई से जुड़ी हुई है। वो अवचेतन रूप से बस एक ही सवाल पूछ रही होती है, क्या मैं यहाँ इमोशनली सिक्योर हूँ? एग्जैक्टली। और शायद यही सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। आज के दौर में इस गहरी पैटर्न पहचानने की क्षमता को ओवरथिंकिंग का लेबल दे दिया जाता है। सही कहा। कि वो बेवजह ज्यादा सोच रही हैं या छोटी छोटी बातों का पहाड़ बना रही हैं। जबकि असल में वो उस रिश्ते के स्वास्थ्य की निगरानी कर रही होती है। ये देख रही हैं कि क्या इस जमीन में जड़ें मजबूत हो पाएंगी। बिल्कुल, ये ड्रामा नहीं है, ये भावनात्मक बुद्धिमानी है। तो जब ये सुरक्षा की पहली परत बन जाती है, जब नींव मजबूत लगने लगती है, तब क्या होता है? तब वो भावनात्मक बुनाई का असली काम शुरू होता है। मतलब ये सिर्फ किसी के बारे में सोचना नहीं है। नहीं, ये उसे अपनी पहचान का, अपनी दुनिया का हिस्सा बनाना है। और इसमें छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा हाथ होता है ना, बहुत बड़ा। जैसे किसी का बिना पूछे आपके लिए चाय ले आना, या ये याद रखना कि एक जरूरी मीटिंग से पहले आप घबरा जाती हैं और एक हौसला देने वाला मैसेज भेज देना। ये दिमाग में सिर्फ एक अच्छी बात की तरह दर्ज नहीं होता, ये विश्वास के एल्गोरिदम में एक और मजबूत कड़ी बन जाता है। ये कहता है वो मेरी जरूरतों को समझता है, उससे मेरी परवाह है। और यहीं पर शायद याददाश्त की भूमिका भी बहुत दिलचस्प हो जाती है। एस्ट्रोजन हार्मोन भावनात्मक यादों को और गहरा बनाने में मदद करता है। इसका मतलब क्या है? क्या औरतें सच में ज्यादा याद रखती हैं? हाँ, और इसे समझने के लिए एक बहुत अच्छी उपमा है। मान लीजिए कि पुरुष का दिमाग एक स्नैपशॉट कैमरा की तरह है। अच्छा। वो उस पल की एक तस्वीर लेता है, खुशी की, लड़ाई की, और फिर आगे बढ़ जाता है। वो तस्वीर उसके दिमाग में रहती है, पर अकेली। और औरत का दिमाग? वो एक वीडियो कैमरा विद एडिटिंग सूट की तरह है। वो लगातार रिकॉर्ड करती है, फिर उन क्लिप्स को एडिट करती है, उन्हें एक दूसरे से जोड़ती है और एक पूरी कहानी, एक पूरी फिल्म बनाती है। मैंने इसे कभी ऐसे नहीं देखा था। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक ही घटना को दो लोग बिल्कुल अलग-अलग तरीके से याद कर रहे होते हैं। हमेशा। और शायद इसीलिए लड़ाइयों में एक साथी कहता है, तुम पुरानी बातें क्यों ला रही हो? और दूसरे के लिए वो पुरानी बात है ही नहीं। वो तो उसी फिल्म का एक जरूरी सीन है। ये स्कोर रखना नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये रिश्ते की निरंतरता बनाना है। हर याद उस बुनावट का एक और धागा है जो कहानी को आगे बढ़ाता है। ये जो यादों की बुनावट है, ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसी वजह से शायद चोट भी ज्यादा गहरी लगती है। जब कोई एक धागा टूटता है तो पूरी बुनावट कमजोर महसूस होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सिस्टम जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी, उसे खतरा महसूस होने लगता है। और इसके ट्रिगर बहुत छोटे हो सकते हैं ना? इतने छोटे कि दूसरे पार्टनर को शायद पता भी न चले। जैसे बात करने के टोन में हल्का सा बदलाव, या टेक्स्ट मैसेज का अचानक छोटा हो जाना, या बस ये महसूस होना कि सामने वाले का ध्यान कहीं और है। ये चीजें, ये एक महिला के नर्वस सिस्टम के लिए एक अलार्म की तरह काम करती हैं। सिस्टम में एक एरर मैसेज फ्लैश होता है, कनेक्शन लॉस्ट। जैसे वो खामोशी जो बहुत कुछ कह जाती है। सब कुछ हफ्तों से बहुत अच्छा चल रहा है, कनेक्शन मजबूत है, और फिर अचानक कुछ बदलता है। उसके टेक्स्ट कम हो गए हैं, बिजी हूं कहता था, पर आवाज में वो वार्मथ नहीं थी। राइट। और फिर मन उस एडिटिंग सूट में चला जाता है। वो पुरानी क्लिप्स को फिर से देखने लगती है, ये समझने के लिए कि गड़बड़ कहाँ हुई, क्या मैंने कुछ गलत कहा, क्या कुछ बदल गया है। और यहाँ से एक बेचैनी शुरू होती है। और मैं फिर कहूंगा, ये बेचैनी ड्रामा नहीं है, ये कनेक्शन को ठीक करने का एक प्रयास है, एक कनेक्शन रिपेयर अटेम्प्ट। बिल्कुल, वो समझने की कोशिश कर रही है कि सिस्टम में वायरस कहाँ से आया, ताकि उसे ठीक किया जा सके। और इसी मोड़ पर तुम ज्यादा सोच रही हो या यूर ओवरथिंकिंग जैसे वाक्य, ये बहुत विनाशकारी प्रभाव डालते हैं। क्यों? सुनने में तो लगता है कि सामने वाला बस चिंता दूर करना चाह रहा है, रिलैक्स, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन इसका असर ठीक उल्टा होता है। जब एक पुरुष ऐसा कहता है तो वो अनजाने में औरत की पूरी भावनात्मक दुनिया को अमान्य कर रहा होता है, उसकी महसूस करने की क्षमता को। हाँ, ये एक तरह का अनजाने में किया गया गैसलाइटिंग है। वो असल में कह रहा है, जो तुम महसूस कर रही हो वो सच नहीं है, तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम खराब है। इससे तो वो रिश्ते में बहुत अकेला महसूस करती होगी। बहुत ज्यादा। उसे लगता है कि उसकी भावनाओं के लिए कोई जगह ही नहीं है, और धीरे धीरे वो खुद को चुप करना सीख जाती है। तो यहाँ दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहे हैं, जिनकी भाषा ही अलग है। पुरुषों के लिए बातचीत अक्सर होती है इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर,
सूचना का आदान प्रदान। मीटिंग कैसी थी? अच्छी थी, बात खत्म। जबकि औरतों के लिए उनके लिए बातचीत अक्सर होती है कनेक्शन वेरिफिकेशन। कनेक्शन का सत्यापन। वो बात इसलिए नहीं कर रही कि उसे जानकारी चाहिए, वो बात इसलिए कर रही है ताकि ये पक्का हो सके कि हम अभी भी जुड़े हुए हैं। वो उस इमोशनल नेटवर्क को पिंग कर रही है। और जब हम इस पूरी प्रक्रिया को भारतीय संदर्भ में देखते हैं, हाँ, तो एक और परत जुड़ जाती है। हाँ, एडजस्टमेंट और सैक्रिफाइस की। बिल्कुल। यहाँ महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वो अपनी भावनाओं को, अपने एरर मैसेज को नजरअंदाज करके रिश्ते को बनाए रखें। और इसी वजह से उनकी इस भावनात्मक गहराई को अक्सर कमजोरी या निर्भरता समझ लिया जाता है। शी इज टू नीडी, शी इज टू इमोशनल। हाँ, ऐसे लेबल लगा दिए जाते हैं, जबकि सच तो ये है कि ये एक तरह की बुद्धिमत्ता है, एक बहुत विकसित सर्वाइवल स्किल है। इमोशनल डेप्थ को वीकनेस नहीं, इंटेलिजेंस समझो। बिल्कुल यही है। तो अगर इन सभी पहलुओं को हम एक साथ देखें, न्यूरोबायोलॉजी, यादें, सुरक्षा की जरूरत, तो सबसे जरूरी बात क्या होगी जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए? हाँ, सबसे जरूरी बात यह है कि महिलाओं के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता शोर नहीं है, ये दिशा निर्देशन है, उनका इंटरनल जीपीएस। दूसरी बात, उनके लिए प्यार को एपिसोड्स नहीं बल्कि निरंतरता चाहिए, कंटिन्यूटी, एक ही कहानी का अगला पन्ना। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, जब वो असुरक्षित महसूस करती हैं तो ये इनसिक्योरिटी नहीं है, ये रिश्ते के स्वास्थ्य की निगरानी है। वो बस चेक कर रही हैं कि जिस घर को वो बना रही हैं उसकी नींव अभी भी मजबूत है या नहीं। क्योंकि वो प्यार को सिर्फ एक एहसास की तरह नहीं देखती। नहीं, वो उसे अपनी पहचान, अपनी यादें, अपने भविष्य, अपने होने के अर्थ में एकीकृत करती हैं, उसे अपनी दुनिया में बुन लेती हैं। बिल्कुल। ये नाजुकता नहीं है, ये वास्तुकला है। हाँ, इट्स आर्किटेक्चर। तो आखिर में एक विचार जो इन सब बातों से निकल कर आता है, शायद प्यार वो नहीं है जो कहा जाता है, प्यार वो है जो महसूस होता है। शब्दों से कहीं ज्यादा भावनात्मक उपस्थिति, इमोशनल प्रेजेंस मायने रखती है। प्यार महसूस होता है, सिर्फ कहा नहीं जाता। और ये विचार हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पे लाकर छोड़ देता है। अगर औरतें प्यार को इस तरह अपनी पहचान और यादों में एकीकृत करती हैं, एक पूरी भावनात्मक संरचना बनाती हैं, तो इसमें शारीरिक अंतरंगता की क्या भूमिका है? अच्छा, क्या सेक्स सिर्फ शारीरिक है या ये उस भावनात्मक जुड़ाव की एक और परत है जो पहले से ही बन चुकी है? कभी कभी ऐसा होता है ना, सुबह की धूप है, चादर अभी भी गर्म है, दिल की धड़कन धीरे धीरे शांत हो रही है और एक एहसास होता है कि कुछ बदल गया है। एक जुड़ाव सा महसूस होता है, एक बॉन्ड। हाँ, एक बॉन्ड। लेकिन फिर आप देखते हैं कि सामने वाला इंसान वो अपना फोन देख रहा है एकदम नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बिल्कुल। और दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहता है, क्या ये सब सिर्फ मुझे ही महसूस हुआ? और यहीं से वो सारी उलझन शुरू होती है। ये किसी की गलती नहीं है, मतलब ये हमारे अंदर की केमिस्ट्री और हमारी साइकोलॉजी का एक बहुत ही जटिल खेल है। और आज हम इसी खेल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सेक्स, प्यार और अटैचमेंट। हाँ, ये तीनों महसूस तो एक जैसे हो सकते हैं पर है बहुत अलग। और असल दर्द तब शुरू होता है जब हम अटैचमेंट को प्यार समझ लेते हैं। तो चलिए समझते हैं कि हमारे शरीर और दिमाग के अंदर असल में होता क्या है ये सब। एक तरह के न्यूरोकेमिकल तूफान से शुरू होता है ना? बिल्कुल। इसमें 3 मेन खिलाड़ी हैं। सबसे पहला तो शायद डोपामाइन होगा, जिसे सब प्लेजर केमिकल कहते हैं। हाँ, पर असल में ये चाहत का जादू है। ये इच्छा पैदा करता है, उत्साह, किसी को पाने की वो जो एक ललक होती है ना, वही हमें किसी की तरफ खींचता है। हाँ, वही आपको दरवाजे तक लाता है। लेकिन जो चीज आपको अंदर खींचती है वो है ऑक्सीटोसिन, बॉन्डिंग ग्लू या लव हार्मोन। ये स्पर्श से, इंटीमेसी से रिलीज होता है और इसी से भरोसे और अपनेपन का वो गहरा एहसास होता है। और एक तीसरा भी है, वैसोप्रेसिन। हाँ, जो खासकर पुरुषों में बॉन्डिंग से जुड़ा है, एक सुरक्षा और अधिकार वाली जो भावना होती है। और यहीं पर मतलब इसी केमिस्ट्री में कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है, एक बायोलॉजिकल मोड़। जो स्टडीज बताती हैं वो ये कि इंटीमेसी के बाद महिलाओं के शरीर में पुरुषों के मुकाबले लगभग 50% ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। 50% ज्यादा? मतलब वो जो बॉन्डिंग ग्लू वाला एहसास है वो उन पर कहीं ज्यादा गहरा होता है। बिल्कुल। और इसी एक बायोलॉजिकल सच से 2 लोगों की अंदरूनी कहानी पूरी तरह से अलग हो जाती है। कैसे?
इंटीमेसी के बाद एक महिला का शरीर और दिमाग एक बहुत साफ सिग्नल देता है, बॉन्ड करो, अटैच हो जाओ, भरोसा करो। हाँ, भरोसा करो। उसका पूरा सिस्टम उस जुड़ाव को बनाए रखने के लिए तैयार हो जाता है। और वहीं पुरुषों में डोपामाइन के उस उछाल के बाद प्रोलैक्टिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है। अच्छा। और प्रोलैक्टिन का काम है शरीर को शांत करना, रिलैक्स करना। ये सेटिस्फैक्शन और नींद का सिग्नल देता है। मतलब एक का शरीर कह रहा है जुड़ो और दूसरे का कह रहा है शांत हो जाओ। यहाँ कोई सही या गलत नहीं है, ये बस दो अलग अलग बायोलॉजिकल प्रोग्राम है। हाँ, कोई किसी को जानबूझ के हर्ट नहीं कर रहा। तो महिला के मन में सवाल उठते हैं, मैंने भरोसा किया, अब क्या ये उसके लिए भी उतना ही गहरा था? क्योंकि उसका शरीर उसे इमोशनल कनेक्शन के लिए तैयार कर रहा है। और पुरुष शायद सोचता है, ये बहुत अच्छा था, मैं संतुष्ट हूँ, अब मैं आराम करना चाहता हूँ। उसका शरीर कह रहा है मिशन पूरा हुआ, अब एनर्जी बचाने का समय है। और इसी खामोशी में अटैचमेंट जन्म लेता है। प्यार नहीं, अटैचमेंट। वो उम्मीद जो बिना कुछ कहे बनने लगती है। और ये अटैचमेंट बहुत चुपके से आता है ना। हाँ। ये तब शुरू होता है जब हम उसे एक मैसेज का इंतजार करते हैं, या फिर जवाब के हर शब्द में मतलब ढूंढने लगते हैं, या इमोजी में भी। ये एक लूप बन जाता है। इंटीमेसी से उम्मीद, उम्मीद से खामोशी, खामोशी से चिंता, और चिंता से और ज्यादा चिपकने या सवाल करने की आदत। प्यार आजाद महसूस कराता है, अटैचमेंट भारी लगता है। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम एक बहुत बड़ी गलतफहमी पाल लेते हैं। कौन सी? हमें लगता है कि फिजिकल करीबी का मतलब इमोशनल सुरक्षा है। हाँ, कि अगर हम फिजिकली इतने करीब हैं तो हम इमोशनली भी सुरक्षित हैं। पर सच तो ये है कि सेक्स कुछ नया नहीं बनाता, वो तो बस उसे और बढ़ा देता है जो पहले से मौजूद है, एक एम्पलीफायर की तरह। ये बहुत जरूरी बात है। मतलब अगर रिश्ते में पहले से भरोसा और क्लैरिटी है तो सेक्स उसे और गहरा करेगा, और अगर उलझन है, असुरक्षा है, तो सेक्स उस उलझन को 1000 गुना बढ़ा देगा। जैसे किसी कमजोर नींव वाली इमारत पर एक और मंजिल बना देना, वो मजबूत नहीं होगी, बल्कि उसकी दरारें और साफ दिखने लगेंगी। और हमारे समाज में तो ये उलझन और भी गहरी हो जाती है। मतलब कल्चर का भी तो बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। हमारे यहाँ तो कल्चर ने, फिल्मों ने, कहानियों ने हमें यही सिखाया है कि सेक्स का मतलब कमिटमेंट है, शादी का एक अनकहा वादा। हाँ, इसे रिश्ते का अगला लॉजिकल स्टेप माना जाता है, न कि सिर्फ एक अनुभव। तो इसीलिए जब इंटीमेसी के बाद वो बायोलॉजिकल दूरी आती है, जब पुरुष अपने रिलैक्सेशन मोड में जाता है, तो महिला के लिए वो सिर्फ फिजिकल दूरी नहीं होती, उसे वो एक इमोशनल रिजेक्शन लगता है। एक तरह का धोखा। उसे लगता है कि उसे इस्तेमाल किया गया, क्योंकि उसके लिए वो पल एक इमोशनल कॉन्ट्रैक्ट था, एक वादा था। और पुरुष को लगता है कि उस पर बिना बात के दबाव बनाया जा रहा है। उसके लिए वो एक अच्छा अनुभव था, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। उसे समझ ही नहीं आता कि अचानक इतनी उम्मीदें कहाँ से आ गईं। और यहाँ दोनों ही अपनी अपनी जगह पर ईमानदार हैं। हाँ, महिला अपनी बायोलॉजिकल और कल्चरल स्क्रिप्ट के हिसाब से रिएक्ट कर रही है, और पुरुष अपनी। दिक्कत बस यह है कि उनके पास इस अंतर को समझने की भाषा नहीं है। तो फिर इस धुंध में कैसे समझें कि जो हम महसूस कर रहे हैं वो प्यार की आज़ादी है या अटैचमेंट का बोझ? इसका सबसे बड़ा संकेत हमारी अंदर की भावना होती है। प्यार में एक शांति होती है, एक ठहराव। और अटैचमेंट में लगातार एक बेचैनी होती है, एक डर, खोने का डर। प्यार कहता है मैं तुम्हें चुनता हूं, और अटैचमेंट कहता है प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मतलब अटैचमेंट इस बात पे टिका है कि तुम मुझे मेरे बारे में कैसा महसूस कराते हो। हाँ, ये बाहर से वैलिडेशन ढूंढता है, जबकि प्यार दूसरे की भलाई की एक बिना शर्त परवाह है। आप चाहते हैं कि वो खुश रहें, भले वो आपके साथ हो या ना हो। बिल्कुल। ये एक सचेत चुनाव है, सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन नहीं। जब हम इन तीनों को अलग अलग देखना सीख जाते हैं, केमिस्ट्री, अटैचमेंट और प्यार, तब जाकर असली क्लैरिटी मिलती है। तो आकर्षण एक आग की तरह है जो तेजी से जलती है। अटैचमेंट गोंद की तरह है जो चिपक जाता है और फिर उसे अलग करना बहुत मुश्किल होता है। और प्यार एक इमारत की तरह है, उसे बनाने में समय लगता है, डिजाइन और इरादे की जरूरत होती है। बिल्कुल। सेक्स शरीर को जोड़ता है, प्यार दिलों को, और अटैचमेंट गांठें बांधता है। और अगर ये गांठें गलत उम्मीदों से बन जाएं, तो वो रिश्ते का दम घोटने लगती हैं। सही कहा। इसका मतलब ये नहीं कि केमिस्ट्री या अटैचमेंट बुरी चीजें हैं, वो तो इंसान होने का हिस्सा हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम केमिस्ट्री को कमिटमेंट समझ लेते हैं तो उलझन पैदा होती है, और जब अटैचमेंट को प्यार समझ लेते हैं
तो दर्द शुरू होता है। तो असली आज़ादी वो बायोलॉजी को स्वीकार करने, अपनी कंडीशनिंग को समझने और अपनी उम्मीदों पर खुलकर बात करने में है। हाँ, जब हम ये समझ जाते हैं कि किसी के शरीर का रिलैक्स करना उसके दिल का दूर जाना नहीं है, और जब हम ये भी समझ जाते हैं कि जुड़ाव महसूस करना प्यार का सबूत नहीं बल्कि एक केमिकल प्रक्रिया हो सकती है, उस फर्क को पहचानने में ही आज़ादी है। हाँ, लेकिन ये सारी उलझन और भी गहरी हो जाती है जब इसके बारे में बात करने की कोशिश की जाती है। जब दो लोगों के बीच लफ्ज कम पड़ जाते हैं और गलतफहमियां अपनी जगह बना लेती हैं। और फिर वही खामोशी छा जाती है। आवाजें नीची हैं पर मतलब बहुत गहरे। एक ही बात हो रही है पर लग रहा है जैसे दो अलग अलग फोन लाइंस पर हों। दोनों साफ बोल रहे हैं पर कोई सुन नहीं पा रहा है। ये इतनी जानी पहचानी लड़ाई क्यों है, जो कभी भी उस बारे में नहीं होती जिसके बारे में ये शुरू होती है? क्योंकि ये शब्दों की लड़ाई है ही नहीं, ये उन संकेतों की है जो छूट जाते हैं। सतह पर तो संवाद सीधा लगता है ना? एक बोलता है, दूसरा सुनता है, लेकिन असल में पुरुष और महिलाएं एक ही बातचीत में अलग अलग मंजिल के लिए उतरते हैं। पुरुष संवाद करते हैं क्लोजर के लिए, मतलब मामले को खत्म करने के लिए, और महिलाएं संवाद करती हैं कनेक्शन के लिए, जुड़ाव बनाने के लिए। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। ये होता क्यों है? क्यों एक इंसान की मदद की पेशकश दूसरे को हमले जैसी लगती है? क्या ये सिर्फ आदत है या इसके पीछे हमारी बनावट का कोई गहरा राज है? कह सकते हैं कि जैविक बनावट की एक प्रवृत्ति है। ये बेहतर या बदतर होने की बात नहीं है, बस अलग होने की है। पुरुष के दिमाग को आप ऐसे सोचे जैसे कोई फाइलिंग कैबिनेट हो। फाइलिंग कैबिनेट? हाँ, हर चीज के लिए एक अलग दराज। काम एक दराज में, रिश्ते दूसरे में, समस्याएं तीसरे में। जब कोई समस्या बताई जाती है तो दिमाग के जो टास्क कंप्लीशन वाले हिस्से हैं वो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। दिमाग अनजाने में पूछता है, प्रॉब्लम क्या है, इसे फिक्स कैसे करें। ये फाइलिंग कैबिनेट वाली बात दिलचस्प है, पर क्या ये पुरुषों को अपनी भावनाओं से कटने के लिए एक बहाना नहीं देती? अरे मेरा दिमाग ही ऐसा है, मैं क्या करूं वाली बात। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, और ये समझना ज़रूरी है कि ये एक मॉडल है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। ये दिमाग की एक तरह से डिफ़ॉल्ट सेटिंग की तरह है जिसे बदला जा सकता है, लेकिन बिना जागरूकता के दिमाग इसी रास्ते पर चलता है। तो ये बहाना नहीं बल्कि एक अनजाने में होने वाली प्रतिक्रिया है। दिमाग समाधान ढूंढकर तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है। उसे लगता है कि समाधान देना ही देखभाल का सबसे अच्छा तरीका है। अच्छा। और महिला का दिमाग इस कैबिनेट से कैसे अलग है? वो एक मकड़ी के जाले की तरह है। मकड़ी का जाला, हाँ, जहाँ सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। काम का तनाव घर की चिंता से जुड़ा है, जो रिश्ते की सुरक्षा से जुड़ा है, जो पुरानी यादों से जुड़ा है। उनके दिमाग के भाषा, भावना और याददाश्त वाले केंद्र, वो सब एक साथ काम करते हैं। जब वो बात करती है तो दिमाग ये नहीं पूछता कि समस्या क्या है, वो पूछता है तुम मेरे साथ हो या नहीं, क्या तुम इस भावना में मेरे साथ खड़े हो। और यहीं पर पूरी गड़बड़ होती है। जैसे जब एक महिला घर आकर कहती है आज का दिन बहुत हैवी था, तो वो असल में समाधान नहीं मांग रही। वो इमोशनल अलाइनमेंट चाहती है। वो चाहती है कि कोई उसके साथ उस भावना में बैठे। बिल्कुल, लेकिन पुरुष का जवाब अक्सर होता है तो तुम्हें अपने बॉस से बात करनी चाहिए थी, या अगली बार ऐसा करना। हाँ, और यहाँ इरादा नेक है, वो अपनी सबसे अच्छी रणनीतिक सोच दे रहा होता है, पर इसका असर भावनात्मक रूप से खारिज किए जाने जैसा होता है। उसे लगता है मेरी भावना एक समस्या है जिसे ठीक करने की जरूरत है, ना कि एक अनुभव जिसे साझा करने की जरूरत है। अच्छी नीयत के बावजूद चोट लग जाती है क्योंकि इमोशनल टाइमिंग गलत होती है। इंटेंट और इम्पैक्ट वो दो अलग अलग दुनिया में रह रहे होते हैं। और अगर हम उनके दिमाग के अंदर झांक सकें, जब वो एक ही कमरे में बैठकर बात कर रहे होते हैं, तब उनके अंदर कौन सी स्क्रिप्ट चल रही होती है? उनके अंदर दो बिल्कुल अलग स्क्रिप्ट चल रही होती हैं। पुरुष की भीतरी आवाज कहती है प्रॉब्लम बताओ, सॉल्यूशन दूंगा, मैटर खत्म। समाधान देने के बाद की खामोशी वो उसके लिए सफलता है, शांति है। काम हो गया। हाँ, काम हो गया, अब शांति बहाल हो सकती है। और महिला की भीतरी आवाज वो क्या कह रही होती है? वो कहती है सुन लो, समझ लो, मेरे साथ बैठो। अपनी बात कहने के बाद की खामोशी उसके लिए अकेलापन है। अकेलापन? हाँ, परित्याग है। उसे लगता है मैंने अपनी सबसे कमजोर बात बताई और जवाब में खामोशी मिली।
उसके लिए खामोशी का मतलब है कनेक्शन टूट गया। चलिए एक आम सीन को देखते हैं। वो ऑफिस के बारे में बताती है, मेरे बॉस ने सबके सामने मुझे नीचा दिखाया। वो चाहती है कि कोई उसके दर्द, उसके अपमान को समझे, लेकिन वो सुनता है कि एक समस्या है जिसे ठीक करना है। वो कहता है तुम्हें एचआर से बात करनी चाहिए। और इस एक वाक्य से एक पूरा साइकिल शुरू हो जाता है। हाँ, इसे द मिसफायर कहते हैं। पहला तीर निशाने से चूक गया। उसे लगता है मेरी फीलिंग गलत है, शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। वो या तो चुप हो जाती है या और ज्यादा भावुक हो जाती है ताकि उसकी बात का वजन समझ आए। हाँ, कि शायद मैंने ठीक से समझाया नहीं। बिल्कुल, उसे लगता है कि उसकी भावना को सुना नहीं गया, इसलिए उसे और जोर से अपनी बात कहनी होगी। और फिर लड़के की तरफ से कंफ्यूजन शुरू होता है। वो सोचता है मैंने तो मदद की, फिर प्रॉब्लम क्या है? मैंने एक तार्किक समाधान किया, फिर ये नाराज क्यों है? वो फ्रस्ट्रेट होकर पीछे हट जाता है। हाँ, उसे लगता है कि उस पर बेवजह हमला हो रहा है, जबकि वो तो मदद करने की कोशिश कर रहा था। और फिर आता है द शटडाउन। वो खामोश हो जाता है। वो इसे सेल्फ रेगुलेशन समझता है। वो सोचता है अगर मैं अभी कुछ बोलूंगा तो बात बिगड़ जाएगी, चुप रहना ही बेहतर है। उसका नर्वस सिस्टम जब ओवरवेल्म्ड महसूस करता है तो उसका इंस्टिंक्ट होता है पीछे हटना। एक मिनट, तो आप कह रही हैं कि जब वो खामोश होता है तो वो लड़ाई को बिगाड़ने से बचाने की कोशिश कर रहा है। मुझे तो हमेशा लगता था कि ये बेरुखी है या सजा देने का एक तरीका। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। हाँ, ज्यादातर मामलों में यही होता है। उसका इरादा आत्मनियंत्रण का होता है, लेकिन खामोशी बिना किसी संदर्भ के त्याग जैसी लगती है। उसके लिए वो एक जरूरी पॉज बटन है, लेकिन उसके लिए वो डिस्कनेक्ट बटन बन जाता है। उसे लगता है जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तुम गायब हो गए। यहाँ कोई विलेन नहीं है। कोई नहीं, बस दो लोग हैं जो अलग अलग भावनात्मक भाषाएं बोल रहे हैं। और दूसरी तरफ जब एक महिला खामोश होती है, वो शटडाउन। वो अक्सर हार मान चुकी होती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बात सुनी नहीं जा रही। उसकी खामोशी थकी हुई रेजिग्नेशन है। वो सोचती है 17 बार समझाने की कोशिश कर ली, क्या फायदा? अब मैं अपनी भावनाएं अपने पास ही रखूंगी। हाँ, उसकी खामोशी आत्मसंरक्षण है, पर ये रिश्ते में एक दीवार बना देती है। पुरुष की खामोशी तूफान से पहले की शांति है, महिला की खामोशी अक्सर तूफान के बाद की राख। और खामोशी का उल्टा, जब वो एक ही बात बार बार दोहराती है, जिसे अक्सर नागिंग कह दिया जाता है। ये तो बहुत आम शिकायत है। वो दोहराव असल में एक सिग्नल है। सिग्नल? हाँ, सिग्नल है कि मुझे अभी तक सुना नहीं गया है। वो इसलिए दोहराती है क्योंकि भावनात्मक संदेश अभी तक पहुंचा नहीं है। वो ये नहीं कह रही कि तुमने मेरे शब्द नहीं सुने, वो कह रही है तुमने मेरी भावना महसूस नहीं की। जैसा कहा जाता है, जब बात समझी नहीं जाती तब आवाज तेज हो जाती है। ये हताशा है, हमला नहीं। तो फिर इन सब का मतलब क्या है? क्या हम इसी तरह गलतफहमियों में ही उलझे रहेंगे? क्या इस चक्र को तोड़ने का कोई तरीका है? ये तो बहुत निराशाजनक लगता है। लेकिन भावनात्मक क्षणों में तर्क ठंडा लगता है और समाधान नियंत्रण जैसा। हाँ, नियंत्रण जैसा महसूस होता है, देखभाल जैसा नहीं। तो समाधान से पहले समझ आती है और स्पष्टता से पहले मौजूदगी आती है। ये मौजूदगी या प्रेजेंस, इसका असल में क्या मतलब है? ये थोड़ा अस्पष्ट लगता है। मौजूदगी एक वाक्य में छिपी हो सकती है जो सब कुछ बदल देता है। बजाय ये कहने के कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये कहना कि समझ रहा हूँ, ये सच में हैवी लग रहा है। या ये सुन के बहुत बुरा लगा, बताओ और क्या हुआ? बिल्कुल, ये वाक्य ये नहीं कहते कि आप सहमत हैं या आप तर्क छोड़ रहे हैं। ये बस इतना कहते हैं कि आपने समाधान देने से पहले एक भावनात्मक सुरक्षा बनाई है। प्रेजेंस बीट्स प्रिसिजन। आपकी मौजूदगी आपकी सलाह से ज्यादा कीमती है। तो ये अपनी डिफॉल्ट सेटिंग को ओवरराइड करने जैसा है, अपनी मूल भाषा को बनाए रखते हुए दूसरे की भाषा सीखना। बिल्कुल, इसे ट्रांसलेशन लिसनिंग कहते हैं। ये सहानुभूति से एक कदम आगे है। ये सिर्फ भावनाओं को समझना नहीं है, बल्कि ये पहचानना है कि दूसरा व्यक्ति अपनी बात कैसे कहता है और उसे असल में क्या चाहिए, भले ही वो उसे सीधे तौर पर न कहे। जैसे जब वो कहती है तुम कभी घर के कामों में मदद नहीं करते, हाँ, तो वो घर के कामों का ऑडिट नहीं कर रही। हाँ, जबकि पुरुष सुनता है और दिमाग में एक्सेल शीट बनाने लगता है कि पिछले हफ्ते उसने कितनी बार बर्तन धोए थे। बिल्कुल, जबकि वो असल में कह रही है मुझे इस जिम्मेदारी में अकेला महसूस हो रहा है। संदेश काम के बारे में नहीं है,
अकेलेपन के बारे में है। अनुवाद का मतलब है शब्दों के पीछे की जरूरत को सुनना। और जब वो कहता है मैं ठीक हूँ, जबकि वो साफ तौर पर परेशान है, उसे कैसे अनुवाद करें? तब वो कह रहा होता है मुझे इस भावना को अकेले प्रोसेस करने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। मुझ पर दबाव मत डालो। मैं जब तैयार हो जाऊंगा तो बात करूंगा। उसकी खामोशी अक्सर प्रोसेसिंग का समय होती है। तो अनुवाद का मतलब है वो मदद नहीं मांग रही, वो साथ मांग रही है। और वो आपको दूर नहीं धकेल रहे, वो दबाव से मुक्ति मांग रहा है। तो ज्यादातर झगड़े पैसे, आदतों या फैसलों के बारे में नहीं होते हैं। वो इस बारे में होते हैं कि असली भावनात्मक संदेश कभी मिला ही नहीं। जब वो कहती है तुम हमेशा लेट आते हो, तो झगड़ा समय का नहीं है, ये इस एहसास का है कि मैं तुम्हारी प्राथमिकता नहीं हूं। बिल्कुल। और जब वो कहता है तुम हर छोटी बात का बतंगड़ बना देती हो, तो वो उसकी भावनाओं को खारिज नहीं कर रहा। वो कह रहा है तुम्हारी भावनात्मक तीव्रता मुझे अभिभूत कर देती है और मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। और जब संदेश नहीं मिलता तो तर्क बढ़ते हैं, नाराजगी जमा होती है और संवाद से ज्यादा दूरी सुरक्षित लगने लगती है। हाँ। तो सबसे बड़ी सीख शायद यही है कि सुनना समझा जाने के लिए होता है, जवाब देने के लिए नहीं। पहले सुनो, समझो, फिर अगर जरूरी हो और सही समय हो तो समाधान दो। बिल्कुल। अनुवाद सुरक्षा बनाता है, सुरक्षा खुलापन लाती है और खुलापन संघर्ष को कम करता है। जब दोनों पक्ष ये महसूस करना शुरू कर देते हैं कि उनके इरादे अच्छे हैं, बस भाषाएं अलग हैं, तो वे एक दूसरे के दुश्मन बनना बंद कर देते हैं और एक ही समस्या के दो अलग-अलग हिस्सों को हल करने वाले साथी बन जाते हैं। ये समझने लगते हैं कि वो एक ही टीम में है, बस अलग अलग प्लेबुक्स से खेल रहे हैं। हाँ, और जब ये बुनियादी भावनात्मक सुरक्षा बार बार टूटती है, जब कोई लगातार अनसुना या असुरक्षित महसूस करता है, तो ये सोचना स्वाभाविक है कि ये छोटी छोटी रोजमर्रा की गलतफहमियां कैसे किसी के भविष्य के बड़े फैसलों को आकार देती होंगी, जैसे कि प्रतिबद्धता से बचना या हर कीमत पर सुरक्षा की तलाश करना। सोचिए, एक शाम है, सब कुछ बहुत शांत है, आरामदायक। एक रिश्ता है, मान लीजिए 6-8 महीने से सब अच्छा चल रहा है, एक कनेक्शन है, एक कंफर्ट है। बिल्कुल। दोनों साथ बैठे हैं, शायद बालकनी में या सोफे पर, और माहौल में एक सुकून भरी खामोशी है। हाँ। और फिर वो खामोशी टूटती है एक बहुत ही नर्म, बहुत ही सिंपल सवाल से। मैं बस सोच रही थी, ये रिश्ता कहाँ जा रहा है? और बस उसी एक पल में जैसे कमरे की पूरी हवा बदल जाती है। हाँ, ऐसा लगता है कि बाहर से कोई तूफान नहीं आया, पर अंदर दो अलग अलग तूफान उठ खड़े हुए हैं, दो अलग अलग अलार्म बजते हैं। तो सिर्फ उन्हीं को सुनाई देते हैं। हाँ, पुरुष के दिमाग में खतरे की घंटी बजती है, टेरिटरी इन्वेजन इमिनेंट, मतलब तुम्हारी आजादी पर हमला होने वाला है। तुम्हारी दुनिया छोटी होने वाली है। और महिला के दिमाग में वहां एक बिल्कुल अलग अलार्म बजता है। बिल्कुल अलग। नीड कॉन्फर्मेशन ऑफ सेफ्टी, मतलब जिस जमीन पर मैं खड़ी हूं क्या वो मजबूत है। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है कि कैसे एक ही सवाल, एक ही पल दो लोगों को दो बिल्कुल विपरीत दिशाओं में धकेलता है। एक को लगता है मेरी फ्रीडम खत्म हो जाएगी, और दूसरे को लगता है फाइनली शायद अब मुझे वो सिक्योरिटी मिलेगी जिसका मैं इंतजार कर रही थी। तो आज की हमारी बातचीत इसी उलझन को सुलझाने के बारे में है। हाँ, और ये किसी को सही या गलत ठहराने के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझने के लिए है कि ये दोनों डर, मतलब आजादी खोने का डर और असुरक्षित महसूस करने का डर, ये इतने असली और गहरे क्यों हैं। तो चलिए उसी पल में वापस चलते हैं जब वो सवाल पूछा जाता है, तो एक पुरुष के दिमाग के अंदर असल में होता क्या है, उसका नर्वस सिस्टम इसे एक हमले की तरह क्यों देखता है। क्योंकि उसके लिए वो सवाल भविष्य के बारे में कम है और पाबंदियों के बारे में ज्यादा है। उसके दिमाग में उस सवाल का अनुवाद कुछ ऐसा होता है, तुम्हारी आजादी कम होने वाली है। अब उम्मीदें बढ़ जाएंगी। ये डर अंदर से आता है, एक तरह का क्लस्ट्रोफोबिया है, जैसे दीवारें करीब आ रही हों। बिल्कुल। ये एक दिलचस्प बात है। तो क्या ये सिर्फ अपनी इंडिविजुअलिटी खोने का डर है या इसमें कुछ और भी है? मतलब कहीं ये इस बात का डर तो नहीं कि वो एक अच्छा पार्टनर बनने के सामाजिक पैमाने पर खरा नहीं उतर पाएगा, एक तरह की परफॉर्मेंस एंजाइटी। बिल्कुल, आपने बहुत सही नस पकड़ी है। ये सिर्फ आजादी का डर नहीं है, ये नाकामयाबी का डर भी है। अच्छा। पुरुषों को बचपन से सिखाया जाता है कि उनकी वैल्यू समस्याओं को सुलझाने में, सुरक्षा देने में, जिम्मेदारियां उठाने में। तो कमिटमेंट का मतलब है इन सब जिम्मेदारियों को स्थायी रूप से स्वीकार करना। तो एक डर बैठ जाता है, क्या मैं ये कर पाऊंगा? अगर मैं फेल हो गया तो? मतलब वो प्यार करने से नहीं डर रहा, नहीं, वो उस रिश्ते में अपनी पहचान खो देने से
और उस रिश्ते की उम्मीदों पर खरा न उतर पाने के डर से भाग रहा है। सही। और क्योंकि ज्यादातर पुरुषों के पास इस जटिल डर को व्यक्त करने के लिए वो इमोशनल भाषा नहीं होती, तो ये डर बाहर कैसे आता है? खामोशी के रूप में। हाँ, या विषय बदलने की कोशिश के रूप में, या फिर भावनात्मक दूरी। वो अचानक थोड़ा ठंडा या दूर महसूस होने लगता है। बिल्कुल। और ये इसलिए नहीं है कि उसे परवाह नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि वो अपने अंदर उठे इस तूफान से लड़ रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो खुद को आज़ाद कैसे महसूस करे। ये समझना कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है एक बात है, पर मैं उस खामोशी के दूसरे छोर पर खुद को रखने की कोशिश कर रहा हूँ। जब वो अचानक चुप हो जाता है तो उस चुप्पी का वजन कैसा महसूस होता होगा? उसका भावनात्मक दिमाग ये नहीं सोचता कि उसे स्पेस चाहिए या वो डरा हुआ है। नहीं, वो उस खामोशी का अनुवाद बहुत ही गहरे स्तर पर करता है। तुम्हें छोड़ा जा सकता है। तुम्हारा ये भावनात्मक निवेश बेकार जा सकता है। तुम अकेली रह जाओगी। उस खामोशी में उसे रिजेक्शन की आहट सुनाई देती है, भले ही सामने वाले का इरादा वो ना हो। तो ये सिर्फ अनिश्चितता नहीं है, ये एक तरह का इमोशनल फ्री फॉल है, जैसे आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही हो। बिल्कुल यही। महिलाओं के लिए भावनात्मक जुड़ाव पैरों के नीचे की जमीन की तरह होता है। ये हमारी प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। अटैचमेंट का मतलब सर्वाइवल है। तो जब भविष्य अनिश्चित लगता है तो उनका पूरा सिस्टम अलर्ट मोड पर चला जाता है। उन्हें लगता है जैसे वो पतली बर्फ पर खड़ी है और हर खामोशी उस बर्फ में एक और दरार डाल देती है। और शायद इसीलिए उस डर के जवाब में वो इंतजार करने के बजाय और ज्यादा बात करने की कोशिश करती हैं। वो उस दरार को भरने की कोशिश करती हैं। हाँ, क्योंकि चिंता को स्पष्टता चाहिए, उसे समाधान चाहिए। राइट। तो उसका डर बाहर आता है, बार बार बात करने के रूप में, क्लैरिटी मांगने के रूप में। ये कंट्रोल करने की कोशिश नहीं है, जैसा कि अक्सर मान लिया जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बस अपने पैरों के नीचे की जमीन को फिर से मजबूत करने की एक बेचैन कोशिश है। और यहीं से उस दुष्चक्र की शुरुआत होती है, जिसे हम पुश पुल डूम लूप कह सकते हैं ना? बिल्कुल। एक तरफ से खिंचाव होता है, दूसरी तरफ से धक्का। जब आप इसे ऐसे देखते हैं तो ये कितना इनएविटेबल लगता है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे दोनों अच्छी नीयत के साथ एक जाल में फंसते जा रहे हैं। तो चलिए इस जाल को एक कहानी की तरह देखते हैं। पहला चरण तो आराम का दौर है। हाँ, सब कुछ सहज है, अच्छा चल रहा है, कोई डर नहीं। फिर आता है दूसरा चरण, भविष्य का सवाल। वो पूछती है ये कहाँ जा रहा है, और ये अभी तक दबाव नहीं है, ये बस एक जिज्ञासा है। लेकिन अब आता है तीसरा चरण। उसका डर एक्टिव हो जाता है। हाँ, उसे प्यार या जिज्ञासा सुनाई नहीं देती, उसे अपनी आजादी का खत्म होना सुनाई देता है। उसे जिम्मेदारियों का बोझ महसूस होता है। तो वो थोड़ा पीछे हट जाता है, कहता है बाद में बात करते हैं। और यहीं पे शायद सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। उसे लगता है कि वो स्पेस मांग रहा है, पर उसे महसूस होता है कि उसे रिजेक्ट किया जा रहा है। The signals get completely crossed. हाँ, और यहीं से चौथा चरण शुरू होता है। उसकी चिंता बढ़ जाती है। हाँ, उसे वो दूरी महसूस होती है। उसके दिमाग में अलार्म बजता है, कुछ गड़बड़ है, वो दूर जा रहा है। तो वो क्या करती है? वो और ज्यादा आश्वासन मांगती है, शायद दोबारा पूछती है, या और ज्यादा इमोशनली जुड़ने की कोशिश करती है। और इसका असर उल्टा होता है ना? अब पांचवां चरण आता है, जहां वो और ज्यादा पीछे हट जाता है। बिल्कुल। अब उसे वाकई दबाव महसूस होता है। उसे लगता है कि उसे एक कोने में धकेला जा रहा है, कि उसकी आजादी पर सच में हमला हो रहा है। तो वो खुद को बचाने के लिए भावनात्मक रूप से बंद हो जाता है। शायद मैसेज का जवाब देर से दे या मिलने से बचे, वो अपनी गुफा में चला जाता है। और ये है छठा और आखिरी चरण, पैनिक लूप। एक दुष्चक्र जो खुद को मजबूत करता जाता है। उसे लगता है कि उसे छोड़ा जा रहा है, इसलिए वो और जोर से पकड़ती है। और उसे लगता है कि वो फंस गया है, इसलिए वो और जोर से भागता है। दोनों एक दूसरे के डर को और बढ़ा देते हैं। और दोनों यही सोचते रहते हैं, दूसरा इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि दोनों सिर्फ खुद को अपने अपने सबसे गहरे डर से बचा रहे हैं। और समाज इस गलतफहमी को और भी बढ़ा देता है, इन व्यवहारों पर बहुत जल्दी लेबल लगाकर। हाँ, पुरुष की दूरी को स्वार्थी, गैर जिम्मेदार या कमिटमेंट फोबिक कह दिया जाता है। और महिला की सुरक्षा की जरूरत को क्लिंगी, नीडी या इनसिक्योर का लेबल मिल जाता है। ये लेबल बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत, क्योंकि ये व्यवहार को चरित्र की कमी के रूप में देखते हैं, न कि एक डरे हुए इंसान की प्रतिक्रिया के रूप में। जबकि साइकोलॉजिकल रियलिटी कुछ और है। ये चरित्र की खामियां नहीं है, नहीं, बल्कि सुरक्षा पाने के दो अलग अलग तरीके हैं। पुरुष अपनी स्वायत्ता की रक्षा कर रहा है, महिला अपनी भावनात्मक सुरक्षा स्थापित कर रही है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक
खुली सड़क पर रहना चाहता है जहां वो कहीं भी जा सके। और दूसरी एक सुरक्षित घर बनाना चाहती है जहां उसे तूफानों से पनाह मिल सके। दोनों की जरूरत अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन दिशाएं विपरीत हैं। बिल्कुल। इस पूरे डायनामिक में हमारा भारतीय सांस्कृतिक संदर्भ भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ओ हाँ, ये इस तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जैसे आग में घी डालना। कैसे? यहाँ टाइमलाइन का दबाव एक बहुत बड़ा फैक्टर है। परिवार और समाज की उम्मीदें, शादी का टाइम आ गया है, हाँ, ये एक कृत्रिम तात्कालिकता पैदा करती हैं, खासकर महिलाओं के लिए। 30 के बाद अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे, तुम्हारी बायोलॉजिकल क्लॉक टिक टिक कर रही है। ये बातें उनकी सुरक्षा की चिंता को और तेज कर देती हैं। तो अब ये सिर्फ एक व्यक्तिगत जरूरत नहीं रही, ये एक सामाजिक इमरजेंसी बन जाती है। बिल्कुल। पुरुषों पर क्या असर होता है? क्या ये दबाव उन्हें कमिटमेंट के लिए तैयार करता है? ज्यादातर मामलों में ये उन्हें और दूर धकेलता है। अच्छा। इस सांस्कृतिक दबाव की वजह से पुरुष अपनी स्वायत्ता की रक्षा के लिए और ज्यादा मजबूती से खड़ा हो जाता है। उसके दिमाग का विद्रोही हिस्सा कहता है, मैं अपनी शर्तों पे करूंगा, समाज की शर्तों पर नहीं। उसे लगता है कि अगर उसने हाँ कह दिया तो वो सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को अपनी आजादी सौंप रहा है। सही कहा। तो संस्कृति इस डर को पैदा नहीं करती, पर ये पहले से मौजूद डर को और बढ़ा जरूर देती है। तो यहाँ से हम समझ की ओर पहला कदम कैसे बढ़ा सकते हैं? क्योंकि अब तक ये साफ हो गया है कि असली दुश्मन पार्टनर नहीं है, नहीं, बल्कि वो अनजाना डर है जो दोनों महसूस कर रहे हैं। पहला और सबसे जरूरी कदम है इस मूल विचार को समझना। दबाव से सुरक्षा नहीं बनती और दूरी बनाने से आजादी नहीं मिलती। पीछा करना और बचना, ये दोनों एक ही लूप को मजबूत करते हैं। हाँ, जब तक दोनों ये नहीं समझते कि उनकी अपनी रणनीति ही उनके डर को सच बना रही है, तब तक कुछ नहीं बदल सकता। तो बदलाव का वो पल कब आता है? वो कौन सा एहसास है जो इस चक्र को तोड़ सकता है? बदलाव का क्षण तब आता है जब दोनों एक दूसरे के व्यवहार के पीछे छिपे डर को पहचान लेते हैं। जब दोषारोपण की जगह सहानुभूति ले लेती है। हाँ, जब वो ये समझ जाती है कि वो दूर इसलिए नहीं जाता क्योंकि उसे प्यार नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे अपनी पहचान खोने का डर है, तो उसका पीछा करना कम हो जाता है। उसकी बेचैनी में एक ठहराव आता है। और जब वो ये समझ जाता है कि वो पास इसलिए नहीं आती क्योंकि वो उसे कंट्रोल करना चाहती है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे अकेले रह जाने का डर है, तो उसका भागना कम हो जाता है। उसे महसूस होता है कि ये हमला नहीं बल्कि मदद की पुकार है। यहाँ एक बहुत गहरी बात छिपी है। असली कमिटमेंट दबाव से नहीं आता, कभी नहीं। वो भावनात्मक सुरक्षा और चुनने की स्वतंत्रता के माहौल में पनपता है। जब एक पुरुष को लगता है कि उसे चुना जा रहा है, फंसाया नहीं जा रहा, तो उसका डर कम हो जाता है। और असली सुरक्षा वादों या लेबल से नहीं आती, वो लगातार उपस्थिति और भावनात्मक उपलब्धता से आती है। बिल्कुल। जब एक महिला को लगता है कि वो भावनात्मक रूप से अकेली नहीं है, तो उसकी स्पष्टता की जरूरत कम हो जाती है। उसे अपने पार्टनर की मौजूदगी में ही सुरक्षा महसूस होने लगती है। तो अंत में ये समझना कि ऐसा क्यों होता है, ये सब कुछ ठीक नहीं कर देता, ये मुश्किल बातचीत को आसान नहीं बनाता। नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये लड़ाई के मैदान को नरम जरूर कर देता है। ये दोषारोपण की सख्त जमीन को सहानुभूति और समझ की नरम मिट्टी में बदल देता है। और कभी-कभी वही नरमी असली जुड़ाव की शुरुआत होती है। हम आज की चर्चा को किसी समाधान या 5 टिप्स के साथ नहीं, बल्कि एक गहरे विचार के साथ छोड़ते हैं। सोचने के लिए एक सवाल, क्या हो अगर समस्या कमिटमेंट में है ही नहीं, बल्कि उस डर में है जिसे हम कमिटमेंट की बातचीत में लेकर आते हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये समझने के बाद कि कमिटमेंट की बातचीत इतनी मुश्किल क्यों है, एक और सवाल उठता है। जब हम डर और बचाव के इन तंत्रों को एक तरफ रख देते हैं, तब शायद ये पूछना ज्यादा मायने रखता है कि इन सब के परे पुरुष असल में महिलाओं से चाहते क्या हैं। आज हमारे पास कुछ बहुत दिलचस्प सवाल आए हैं, और एक सवाल जो बार बार आता है वो ये है कि क्यों अक्सर रिश्तों में पुरुष इमोशनली दूर हो जाते हैं या चुप हो जाते हैं, और उनसे जुड़ी हुई जो सामग्री हमें मिली है उसमें एक शब्द बार बार आ रहा है, इज्जत या सम्मान। तो आज हम इसी के इर्द गिर्द अपनी पड़ताल करेंगे कि क्या पुरुषों के लिए इज्जत महसूस करना उतना ही जरूरी है जितना शायद किसी के लिए प्यार महसूस करना। और ये सवाल बहुत गहरा है, क्योंकि ये सीधे तौर पर उस चीज से जुड़ा है जिसे हम भावनात्मक भाषा कहते हैं। राइट। मतलब अक्सर रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्यार खत्म हो जाता है, राइट। बल्कि इसलिए
कि पार्टनर्स एक दूसरे की इमोशनल लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं। राइट। तो आज हम इसी एक भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, सम्मान की भाषा को। तो एक सीन से शुरू करते हैं। मुझे लगता है ये बहुत लोगों को जाना पहचाना लगेगा। मान लीजिए एक आदमी है जो अपने पार्टनर के लिए कुछ खास करना चाहता है। उसने ऑनलाइन देख के एक मुश्किल सी डिश बनाने का फैसला किया, जैसे दाल मखनी, जिसे बनाने में घंटों लगते हैं। हाँ। वो पूरे दिल से लगा है, किचन पूरा फैला हुआ है, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही चीज है कि जब उसका पार्टनर इसे चखेगा तो उसके चेहरे पर वो खुशी आएगी। ये जो कोशिश है, इसमें सिर्फ मेहनत नहीं है ना, एक उम्मीद भी है। बिल्कुल। उस कोशिश के पीछे एक उम्मीद है कि मेरी मेहनत को देखा जाएगा, सराहा जाएगा, और एक जोखिम भी है। क्या मैं ये ठीक से कर पाऊंगा? क्या मैं उन्हें खुश कर पाऊंगा? और ये जो प्रदर्शन का दबाव है, ये कई पुरुषों के लिए बहुत बहुत स्वाभाविक होता है। अच्छा। इसकी जड़ें अक्सर बचपन में होती हैं। लड़कों को मतलब आमतौर पर उनके काम के लिए तारीफ मिलती है ना। हाँ, सही बात है। तुम कितने तेज दौड़ते हो, तुमने पहेली हल कर दी। धीरे धीरे उनका जो सेल्फ वर्थ है, यानी वो खुद को कितना काबिल समझते हैं, वो उनकी उपयोगिता से जुड़ जाता है। वो अवचेतन में ये सीख जाते हैं कि अगर मैं उपयोगी हूं तभी मैं प्यार के लायक हूं। तो आप ये कह रही हैं कि उनके लिए प्यार जताना मतलब कुछ करना है, जैसे जिम्मेदारी उठाना या घर का कोई काम करना? कई मामलों में हाँ। उनकी कोशिश ही उनका आई लव यू कहने का तरीका है। वो दाल मखनी सिर्फ एक डिश नहीं है, वो एक जेस्चर है, प्यार जताने का एक तरीका। वो कह रहा है, मैंने तुम्हारे बारे में सोचा, मैंने तुम्हारे लिए समय और मेहनत लगाई क्योंकि तुम मेरे लिए मायने रखते हो। ये उनकी भावनात्मक भाषा का एक वाक्य है। और समस्या तब शुरू होती है जब इस वाक्य का जवाब एक दूसरी अनजानी भाषा में मिलता है। और यहीं पर बात उलझ जाती है। वो पार्टनर दाल मखनी चखता है और पहला रिएक्शन होता है, अच्छी है, पर इसमें क्रीम थोड़ी ज्यादा हो गई है, अगली बार कम डालना, सेहत के लिए बेहतर रहेगा। हाँ, या फिर वो गाड़ी चला रहा है, एक नया रास्ता लिया और उसे सुनने को मिलता है, ये रास्ता क्यों लिया? गूगल मैप्स तो दूसरा छोटा रास्ता दिखा रहा था। हाँ, और कहने वाले की नीयत शायद बुरी नहीं है, वो तो बस एक सुझाव दे रहा है। नियत बुरी नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा हो सकता है। उस आदमी के लिए ये सिर्फ एक सुझाव नहीं है, उसे सुनाई देता है, तुम्हारी कोशिश में कमी थी, तुमने फिर गलती कर दी, तुम नाकाबिल हो। जब ये एक बार होता है तो शायद वो इसे नजरअंदाज कर दें, लेकिन जब ये सालों तक छोटी छोटी बातों में, तुमने सब्जियां ठीक से नहीं काटी, ये शर्ट तुम पर अच्छी नहीं लग रही, तो ये एक तरह से डेथ बाय 1000 कट्स जैसा हो जाता है। लेकिन एक मिनट, क्या ये थोड़ी ज्यादा संवेदनशीलता नहीं है? मेरा मतलब, अगर कोई चीज बेहतर हो सकती है तो बताने में क्या हर्ज है? इसे तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी कहते हैं ना। क्या पुरुषों को आलोचना को थोड़ा बेहतर तरीके से लेना नहीं सीखना चाहिए? ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। फर्क है नियत और प्रभाव का, और उससे भी ज्यादा समय का। देखिए, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक तब काम करता है जब इंसान पहले से ही खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर रहा हो। लेकिन जब किसी को लगातार ये महसूस कराया जाए कि वो हर काम में कम है, तो हर सुझाव एक और हमला लगता है। अच्छा। यहाँ पर रिलेशनशिप रिसर्चर जॉन गॉटमैन का काम बहुत दिलचस्प है। उनकी रिसर्च कहती है कि एक स्थिर और खुशहाल रिश्ते में हर एक नकारात्मक बातचीत के असर को मिटाने के लिए कम से कम 5 सकारात्मक बातचीत की जरूरत होती है। 5 5.1 का अनुपात। ये तो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब अगर दिन में 2 बार भी ऐसी छोटी मोटी आलोचना हुई तो उसे बैलेंस करने के लिए 10 बार तारीफ या सकारात्मक बातें कहनी पड़ेंगी। ये तो लगभग नामुमकिन लगता है। बिल्कुल। और जब भी संतुलन बिगड़ जाता है तो आदमी के मन में एक कहानी बनने लगती है। मैं कुछ भी कर लूं, ये काफी नहीं होगा, मेरी हर कोशिश में कमी निकाल ही ली जाएगी। और जब इंसान को ये यकीन हो जाता है तो वो सबसे आसान रास्ता चुनता है, कोशिश करना ही छोड़ देता है। वो दाल मखनी बनाना बंद कर देता है, नए रास्ते लेना बंद कर देता है, और यहीं से वो भावनात्मक वापसी या विड्रॉल शुरू होता है। हाँ, वो चुप्पी, किसी पार्टी से लौटते हुए गाड़ी में वो खामोशी जो असहज करती है, या जब काम के तनाव के बारे में पूछा जाता है तो एक सपाट सा जवाब मिलता है, सब ठीक है, बस थोड़ा थका हुआ हूं। और ये चुप्पी दूसरे इंसान को बहुत तकलीफ देती है। सही बात है। उसे लगता है कि उसे सजा दी जा रही है। और ये एक और जगह है जहां 2 अलग-अलग भावनात्मक भाषाएं टकराती हैं। जिसे एक व्यक्ति सजा समझ रहा है, वो दूसरे के लिए आत्मरक्षा है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर यह वापसी एक ढाल की तरह काम करती है।
ये उसके बचे खुचे आत्मसम्मान को और चोट लगने से बचाने का एक तरीका है। अच्छा। वो इसलिए चुप हो जाता है क्योंकि उसे डर होता है कि अगर वो और कुछ कहेगा तो बात और बिगड़ेगी, उसे फिर से गलत साबित कर दिया जाएगा। उसके मन में चलमर होता है चुप रहना ही बेहतर है। पर दूसरे इंसान के नजरिए से देखें तो ये स्टोन वॉलिंग जैसा लगता है, मतलब बातचीत से इनकार करना। वो कैसे फर्क करे कि ये आत्मरक्षा है या पैसिव एग्रेसिव व्यवहार? फर्क इरादे का है और अंदर की भावना का। स्टोन वॉलिंग में अक्सर सामने वाले को कंट्रोल करने या सजा देने का भाव होता है, लेकिन जिस वापसी की हम बात कर रहे हैं वो डर और लाचारी से पैदा होती है। और यहाँ एक बुनियादी फर्क भी दिखता है कि हम तनाव से कैसे निपटते हैं। महिलाएं अक्सर तनाव में जुड़ाव खोजती हैं, बात करके बेहतर महसूस करती हैं, जबकि पुरुष अक्सर अकेलापन या स्पेस खोजते हैं। स्पेस? हाँ, ताकि वो अपने विचारों को सुलझा सकें और शांत हो सकें। ये स्पेस रिश्ते से दूरी नहीं है, ये भावनात्मक संतुलन वापस पाने का एक तरीका है, ताकि वो फिर से मजबूत महसूस कर सकें और रिश्ते में वापस आ सकें। ये दरवाजे को जोर से पटकना नहीं है, ये चुपचाप बंद कर लेना है, जब तक कि बाहर निकलना सुरक्षित महसूस ना हो। और ये जो स्पेस की ज़रूरत है या इज्जत का सवाल है, ये भारतीय परिवारों में तो और भी मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, जहाँ व्यक्तिगत रिश्तों के ऊपर सामाजिक और पारिवारिक उम्मीदों की कई परतें होती हैं। हाँ, खासकर संयुक्त परिवारों में यहाँ आलोचना अक्सर देखभाल के पर्दे में लिपटी होती है। वो एक आम वाक्य, मैं तुम्हारे भले के लिए तो कह रही हूँ। हाँ, वो तो बहुत सुना है। वो अक्सर एक पुरुष को भावनात्मक रूप से पंगु बना सकता है। एक बहुत ही आम उदाहरण लेते हैं। एक आदमी अपनी माँ और अपनी पत्नी के बीच फंसा हुआ है। दिवाली की सफाई चल रही है, पत्नी ने अपने तरीके से घर सजाया है। माँ आती हैं और कहती हैं, बेटा ये सोफा यहाँ नहीं वहाँ अच्छा लगेगा। अब वो शायद सच में मदद करना चाह रही हैं, लेकिन पत्नी को ये अपनी जगह और अपने फैसलों पर एक हमले की तरह लगता है। बाद में वो पति से शिकायत करती है, तुम्हारी माँ हमेशा मेरे काम में कमी निकालती है। हाँ। पति, जो दोनों के बीच शांति चाहता है, वो कहता है, अरे वो बस अपना अनुभव बता रही थी, उनका मतलब वो नहीं था। और बस यही पर विस्फोट हो जाता है। पत्नी को लगता है कि पति ने माँ का पक्ष लिया और उसकी भावनाओं को खारिज कर दिया, और पति को लगता है कि उसे गलत समझा गया। वो तो बस आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल। अब उस आदमी के मन की स्थिति सोचिए। वो अपनी माँ का अपमान नहीं कर सकता, बचपन से उसे यही सिखाया गया है। वो अपनी पत्नी को दुखी नहीं देख सकता क्योंकि वो उससे प्यार करता है। उसे लगता है कि वो कुछ भी करेगा किसी ना किसी को चोट पहुंचेगी। इस लाचारी में वो सबसे सुरक्षित रास्ता अपनाता है, चुप्पी। पीछे हट जाता है। हाँ, वो उस बातचीत से पीछे हट जाता है। और उसका ये पीछे हटना किसी का पक्ष लेना नहीं है, ये उस स्थिति में खुद को पूरी तरह से असहाय और ओवरवेल्म महसूस करना है। और भारतीय संस्कृति में इज्जत सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये पहचान का आधार है। ये उसकी भूमिका से जुड़ी है, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा पति, एक अच्छा प्रोवाइडर। जब उसकी इस काबिलियत पर घर के अंदर ही बार बार सवाल उठता है तो प्रेरणा की जगह शर्म ले लेती है। और शायद पीढ़ियों का बदलाव भी इसमें एक भूमिका निभाता है। हमारे पिताओं की भूमिकाएं शायद ज्यादा स्पष्ट थीं, लेकिन आज की पीढ़ी के पुरुषों को पारंपरिक और आधुनिक उम्मीदों के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा। उसे एक पारंपरिक बेटे की तरह अपने माता पिता का ध्यान भी रखना है और एक आधुनिक पति की तरह अपनी पत्नी के साथ बराबरी की साझेदारी भी निभानी है। उसे ऑफिस में सफल भी होना है और घर पर बच्चों के साथ मौजूद भी रहना है। और अक्सर वो खुद को इन दोनों पैमानों पर विफल पाता है। उसे लगता है कि वो न तो अपने पिता की तरह एक आदर्श बेटा बन पा रहा है और न ही सोशल मीडिया पर दिखने वाले आदर्श पति जैसा। ये लगातार काफी न होने का एहसास उसे अंदर से खोखला कर देता है। हाँ। तो अगर सीधी आलोचना काम नहीं करती और चुप्पी रिश्ते को नुकसान पहुंचाती है, तो रास्ता क्या है? अगर कोई पार्टनर सालों से इसी पैटर्न में जी रहा है, तो इस आदत को कैसे बदला जाए? अचानक से तारीफ करना तो बनावटी भी लग सकता है। रास्ता तारीफ करने से ज्यादा गहरा है। ये स्वीकृति या एक्सेप्टेंस से शुरू होता है। और स्वीकृति का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज पर वाह करें या गलतियों को नजरअंदाज कर दें। इसका असली मतलब है काम के पीछे की नीयत को स्वीकार करना, उस कोशिश को देखना, भले ही नतीजा परफेक्ट ना हो। ये महसूस कराना कि मैं जैसा हूं तुम्हारे लिए काफी हूं। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? उसी दाल मखनी वाले सीन में एक अलग प्रतिक्रिया क्या हो सकती थी? जरूर, आलोचनात्मक प्रतिक्रिया थी।
क्रीम ज्यादा है। एक बेहतर स्वीकृति वाली प्रतिक्रिया हो सकती थी, तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत करके दाल मखनी बनाई, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा, पहले इस कोशिश को स्वीकार करें। फिर शायद कुछ देर बाद या अगले दिन जब माहौल सकारात्मक हो तब कह सकते हैं, वैसे अगली बार जब हम इसे बनाएंगे तो शायद थोड़ी कम क्रीम के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, देखते हैं कैसा बनता है। अच्छा। फर्क देखिए, पहले वाले में हमला है, दूसरे में सहयोग है। पहले में तुम गलत हो, दूसरे में हम मिलके बेहतर करेंगे। ये बहुत बड़ा बदलाव है। ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है, ये पूरी मानसिकता का बदलाव है। एकदम। दबाव से नहीं बल्कि स्वीकृति से भावनात्मक जुड़ाव का दरवाजा खुलता है। एक पुरुष अपनी कमजोरियां, अपनी चिंताएं, अपने डर तभी जाहिर करता है जब वो खुद को इमोशनली सेफ महसूस करता है। एक वाक्य है जो उसके अंदर की सारी दीवारों को गिरा सकता है, और वो है, मैं जानती हूं तुम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो। ये सुनना उसके लिए भावनात्मक ऑक्सीजन की तरह है। ये उस गहरे सच को सामने लाता है जो उन स्रोतों में भी बार बार कहा गया है। पुरुषों को भावनाओं से डर नहीं लगता, उन्हें अपनी भावनाओं को जाहिर करने के बाद नाकाबिल समझे जाने से डर लगता है। और आखिरी बात यही है कि जहां इज्जत महसूस होती है वहीं प्यार टिकता है और बढ़ता है। एक अलग नजरिया है। ये किसी पर दोष लगाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि शायद हम अनजाने में दो अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं, और अगर हम एक दूसरे की भाषा सीखने की कोशिश करें तो शायद बहुत सी खामोशियां टूट सकती हैं। हाँ, हमने ये तो समझा कि सम्मान की भाषा पुरुषों के लिए कितनी जरूरी है, लेकिन ये बातचीत अधूरी है जब तक हम सिक्के का दूसरा पहलू न देखें कि वो कौन सी भावनात्मक भाषा है जो एक महिला को सुरक्षित, मूल्यवान और भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ महसूस कराती है। ये सवाल शायद हमारी अगली पड़ताल का विषय हो सकता। एक इंतजार, फोन हाथ में है और नजर बस स्क्रीन पर है, और एक मैसेज है जो अभी तक नहीं आया है। और उस खामोशी में ना मन में दो आवाजें उठती हैं। एक दिल है जो कहता है अरे शायद बिजी होगा, कोई बात होगी, और एक दिमाग है जो धीरे से कहता है शायद मैं उतनी इंपॉर्टेंट नहीं हूं। तो ये जो सफर है, एक पल में उम्मीद से दूसरे पल में एक हल्की सी बेचैनी तक का, ये क्या सिर्फ एक सोच है या हमारे अंदर कुछ बहुत गहरा हिल जाता है? नहीं, ये सिर्फ एक सोच नहीं है, ये एक सिग्नल है। ये हमारे नर्वस सिस्टम का एक बहुत पुराना, बहुत गहरा सिग्नल है, और इसी एहसास के पीछे ना एक पूरी केमिस्ट्री काम कर रही होती है। यहीं से एक बहुत बुनियादी बात सामने आती है जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती हैं, कि औरतें रिश्तों में हाई वोल्टेज इमोशनल एक्साइटमेंट से ज़्यादा इमोशनल रिलायबिलिटी चाहती हैं। मतलब एक भावनात्मक स्थिरता, एक ठहराव। हाँ, जहाँ प्रिडिक्टेबिलिटी होती है, जहाँ एक सुकून होता है कि जो आज है वो कल भी रहेगा, बस वहीं पर भरोसा पनपता है। ये बात सुनने में तो बहुत सीधी लगती है, लेकिन असल जिंदगी में इतनी उलझी हुई क्यों महसूस होती है? मतलब ये प्रिडिक्टेबिलिटी, ये ठहराव आता कहाँ से? रिश्ते तो उतार चढ़ाव से ही भरे होते हैं। ये आता है कंसिस्टेंसी से। हम अक्सर ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं, है ना, जिसे बॉन्डिंग हार्मोन या लव हार्मोन भी कहते हैं। और हमारी पहली सोच यही होती है कि ये फिजिकल टच से रिलीज होता है। हाँ, बिल्कुल। जो सच है, लेकिन अधूरा सच है। ऑक्सीटोसिन एक रीअश्योरिंग टोन से, किसी की इमोशनल अवेलेबिलिटी से और एक प्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स से भी उतना ही रिलीज होता है। और इसी वजह से कभी कभी बस एक लाइन, जैसे मैं यहीं हूं, तुम्हारे साथ हूं, 100 महंगे तोहफों और बड़े बड़े वादों से ज्यादा ताकतवर होती है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई औरत कनेक्शन महसूस करना चाहती है तो वो दिमाग से नहीं, अपनी बायोलॉजी से बात कर रही होती है। और शायद ये कहीं ना कहीं हमारे बड़े होने के तरीके से भी जुड़ा है। मैंने कहीं पढ़ा था कि लड़कियों को बचपन से ही इमोशनल क्यूज पढ़ने के लिए ट्रेन किया जाता है। आवाज का उतार चढ़ाव समझना, खामोशी के पीछे का मतलब निकालना, हाँ, और अनस्पोकन बातों को महसूस करना। बिल्कुल। ये एक तरह की इमोशनल फ्लुएंसी है, एक भाषा है जो वो बचपन से सीखती हैं और उसमें माहिर हो जाती हैं। और इसी वजह से एक औरत के लिए उसका इमोशनल एनवायरनमेंट एक सेफ्टी सिग्नल बन जाता है। अच्छा। आप इसे मौसम की तरह समझ सकते हैं। अच्छा। अगर धूप खिली है, मौसम प्रिडिक्टेबल है, तो वो सुरक्षित और आज़ाद महसूस करती हैं। लेकिन अगर मौसम अचानक बदल रहा है, कभी धूप, कभी बादल, कभी तूफान, बिना किसी चेतावनी के, तो वो सतर्क हो जाती है। उसका पूरा सिस्टम अलर्ट मोड पर चला जाता है। और शायद इसीलिए, चाहे वो माने या ना माने, उसके मन में रिश्ते को लेके एक खामोश सवाल वो हमेशा तैरता रहता है। हाँ,
एक बहुत ही गहरा बुनियादी सवाल, और वो सवाल है, क्या मैं यहाँ इमोशनली सेफ हूँ या नहीं? और ये सवाल लॉजिक से नहीं पूछा जाता, ये उसके नर्वस सिस्टम से उठता है, क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम का पहला काम ही खतरे को पहचानना है, और इमोशनल अनप्रिडिक्टेबिलिटी उसके लिए खतरे का सिग्नल है। जब किसी का व्यवहार प्रिडिक्टेबल होता है, जब उसकी बातों में, उसके होने में एक ठहराव होता है, तो नर्वस सिस्टम रिलैक्स करता है। और जब नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है, तभी प्यार और भरोसा वो गहरा हो पाता है। यहाँ पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जब ये सेफ्टी का एहसास डगमगाता है, वो मिक्स्ड सिग्नल्स वाला पल। इसके कुछ कॉमन ट्रिगर्स होते हैं ना, जैसे अचानक से लेट रिप्लाईज आने लगना, बिना किसी वजह के बातचीत में खामोशी आ जाना, या मूड का बदलना जिसका कोई एक्सप्लेनेशन ना हो, वो हॉट कोल्ड बिहेवियर। और यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी जन्म लेती है। जब एक औरत इन ट्रिगर्स को महसूस करती है, तो उसका लॉजिकल दिमाग शायद सोचे कि वो बिजी है, लेकिन उसका नर्वस सिस्टम महसूस करता है, मेरी इमोशनल पोजीशन खतरे में है, मैं अनश्योर हूं। और ये ओवरथिंकिंग नहीं है, ये एक सेफ्टी रिस्पॉन्स है। ये उसके अंदर का वो प्राचीन सॉफ्टवेयर है जो हर पल ये चेक कर रहा है कि क्या कनेक्शन अभी भी स्टेबल है, क्या जमीन पैरों के नीचे अभी भी मजबूत है। लेकिन एक सवाल है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान सच में बहुत ज्यादा बिजी हो या किसी पर्सनल स्ट्रगल से गुजर रहा हो और उसके लेट रिप्लाई का मतलब कनेक्शन में कमी ना हो? कोई इन दोनों में फर्क कैसे करे? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब बहुत सिंपल है। फर्क क्या हो रहा है इसमें नहीं है, फर्क कैसे हो रहा है इसमें है। कोई इंसान बिजी हो सकता है, परेशान हो सकता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन फर्क कम्युनिकेशन से पैदा होता है। एक एक्सप्लेन्ड साइलेंस और एक अनएक्सप्लेन्ड साइलेंस में जमीन आसमान का अंतर है। और यहीं पर वो एंग्जाइटी की स्पाइरल शुरू होती है, जब खामोशी का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होता। हाँ, वो स्पाइरल, मैंने उसके बारे में पढ़ा था। वो एक एक करके सीढ़ियों की तरह नीचे ले जाती है। पहला कदम शायद होता है नोटिस करना, मतलब कुछ बदला है। कल तक मैसेज का जवाब फौरन आता था, आज घंटों लग गए। कल तक टोन बहुत वार्म थी, आज बहुत छोटी और सीधी है। बिल्कुल, ये पहला स्टेज है। दिमाग एक पैटर्न ब्रेक को पकड़ लेता है। इसके बाद आता है दूसरा स्टेज, क्वेश्चन। क्यों बदला? क्या ये मेरी गलती है? क्या मैंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे वो नाराज है? यहाँ मैं सेंटर में आ जाता है। और फिर तीसरा स्टेज, सर्च। ये तो बहुत आम है। पुरानी कॉन्वर्सेशंस को रीड करना, पैटर्न्स ढूंढना, सबूत इकट्ठा करना कि सब ठीक था या शायद तभी कुछ गड़बड़ हुई थी। ये सर्च वाला स्टेज बहुत अकेला महसूस कराता है। और इसके बाद आता है वो नाजुक पल, जिसे हम टेस्ट कह सकते हैं। एक छोटा सा मैसेज भेजना, सब ठीक है ना? हाँ, और ये सवाल बहुत गहरा होता है। वो असल में ये नहीं पूछ रही कि क्या तुम ठीक हो, वो खामोशी से पूछ रही है, क्या हम ठीक हैं? एंड दिस इज द मेक और ब्रेक मोमेंट। इस सवाल का जवाब ही 5वें स्टेज की दिशा तय करता है, जो है एंग्जाइटी और रिलीफ। मतलब अगर जवाब वेग है या डिसमिसिव है, जैसे तुम ज्यादा सोचती हो या कुछ नहीं, तो वो एंग्जाइटी की आग में घी का काम करता है। हाँ, और अगर जवाब रीअश्योरिंग है तो नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है, वो पूरी स्पाइरल वहीं रुक जाती है। अगर जवाब आता है, हाँ सब ठीक है, बस काम में बहुत उलझा हुआ था, सॉरी फॉर द लेट रिप्लाई, तो वो 3 सेकंड का मैसेज घंटों की एंग्जाइटी को खत्म कर देता है। फर्क एक्शन में नहीं, कम्युनिकेशन में था। इसका मतलब जो व्यवहार अक्सर नीडी या क्लिंगी समझ लिया जाता है, वो असल में कनेक्शन को स्टेबल करने की एक कोशिश है, रीअश्योरेंस की एक कोशिश। पर ये रीअश्योरेंस है क्या असल में? मतलब ये बार बार आई लव यू सुनना तो नहीं है ना, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। रीअश्योरेंस का असली मतलब है क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और इमोशनल अवेलेबिलिटी। और ये कुछ बहुत सिंपल लाइंस हो सकती हैं जो बहुत बड़ा फर्क लाती हैं। जैसे स्पेस चाहिए पर मैं दूर नहीं जा रहा, या फिर तुम इम्पोर्टेंट हो, बस आज थोड़ा प्रेशर है। ये लाइंस दिमाग के लॉजिक के लिए नहीं है, ये नर्वस सिस्टम के लिए है। ये उस अंदरूनी सवाल का जवाब है, क्या मैं यहाँ सेफ हूँ? मैंने कहीं एक बात पढ़ी थी जिसने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने क्लिंगीनेस को देखने का नजरिया ही बदल दिया था। उसे एक जरूरत की तरह नहीं, बल्कि एक लीडर की क्वालिटी की तरह दिखाया था। मतलब रीअश्योरेंस को लीडरशिप की तरह देखना, कंसिस्टेंसी को वीकनेस की तरह नहीं, स्ट्रेंथ की तरह देखना, और इमोशनल क्लैरिटी को एक अट्रैक्शन एम्पलीफायर की तरह देखना। हाँ, ये रीफ्रेम बहुत पावरफुल लगा। What's fascinating here is, जो आदमी इमोशनली प्रिडिक्टेबल होता है,
वही इमोशनली डिजायरेबल होता है। रिलायबिलिटी ही असल में अट्रैक्शन को चुपचाप मजबूत करती है, क्योंकि पैशन और एक्साइटमेंट वो रिश्ते को शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सिर्फ स्टेबिलिटी ही उसे जिंदा रख सकती है। मैंने अपने काम में बार बार देखा है, एक छोटी सी रीअश्योरिंग लाइन बड़े से बड़े झगड़े को शुरू होने से पहले ही रोक देती है। ये सच में जादू की तरह काम करता है। यहीं पर शायद वो प्रेजेंस वर्सेस प्रेजेंट्स वाली बात भी आती है कि महंगे तोहफों से ज्यादा इमोशनल प्रेजेंस की कीमत होती है। बिल्कुल, इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल दी गई थी। वैलेंटाइंस डे पर दिए गए 100 गुलाबों से ज्यादा जरूरी एक आम ट्यूसडे की शाम को ये पूछना, हाउ इज योर डे? और फिर सच में जवाब सुनना। हाँ, फोन नीचे रखकर आंखों में आंखें डालकर सुनना। वो 5 मिनट का अनडिवाइडेड अटेंशन, वो प्रेजेंस किसी भी तोहफे से ज्यादा कीमती है, क्योंकि जेस्चर्स इम्प्रेस करती हैं लेकिन प्रेजेंस बॉन्ड करती है। एक ग्रैंड जेस्चर एक इवेंट है, लेकिन कंसिस्टेंट प्रेजेंस एक एनवायरनमेंट है, और औरतें इवेंट में नहीं, एनवायरनमेंट में प्यार महसूस करती हैं। अब इसे अगर भारतीय संदर्भ में देखें तो मुझे लगता है इसके मायने और भी गहरे हो जाते हैं। यहाँ इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब सिर्फ सेफ्टी नहीं, रिस्पेक्ट भी होता है। कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ भरोसा नहीं, सीरियसनेस भी होता है। और रीअश्योरेंस का मतलब सिर्फ कनेक्शन नहीं, बल्कि रिश्ते को लेकर एक भविष्य का इरादा, फ्यूचर इंटेंशन भी होता है। उम्मीदें, इसलिए यहाँ मिक्स सिग्नल्स भरोसे को बड़े बड़े लड़ाई झगड़ों से भी ज्यादा तेजी से तोड़ते हैं, क्योंकि एक लड़ाई में कनेक्शन फिर भी मौजूद होता है, दो लोग लड़ रहे हैं पर जुड़े हुए हैं, लेकिन मिक्स सिग्नल्स में कनेक्शन की रियलिटी पर ही सवाल उठ जाता है। कंफ्यूजन कॉन्फ्लिक्ट से ज्यादा खतरनाक है। ये तो बहुत गहरी बात है। तो क्या इसका मतलब यह है कि भारतीय समाज में जहां रिश्तों को लेकर सामाजिक उम्मीदें ज्यादा हैं, वहां हॉट कोल्ड बिहेवियर को सिर्फ मूडीनेस नहीं, बल्कि रिश्ते के भविष्य को लेकर एक तरह का अपमान माना जा सकता है? कई मामलों में हाँ। जब एक औरत अपना समय, अपनी भावनाएं और अपना भविष्य एक रिश्ते में इन्वेस्ट करती है, तो इमोशनल इनकंसिस्टेंसी उसे ये महसूस करा सकती है कि उसके इन्वेस्टमेंट की कदर नहीं है। ये उसे पर्सनल लगता है। ये सिर्फ उसका मूड खराब है तक सीमित नहीं रहता। ये वो मेरे बारे में, हमारे बारे में सीरियस नहीं है तक पहुंच जाता है। ये उसके भरोसे की नींव को हिला देता है। और जब ये भरोसा बार बार टूटता है, तब क्या होता है? तब औरतें इमोशनली विथड्रॉ करने लगती हैं। और ये अचानक नहीं होता। ये एक दरवाजा पटक कर चले जाना नहीं है। ये एक स्लो इमोशनल शटडाउन होता है। जैसे कोई पौधा जिसे धीरे धीरे पानी मिलना बंद हो जाए, वो एक दिन में नहीं मरता। पहले वो सवाल पूछना बंद कर देती है, फिर वो अपनी फीलिंग्स शेयर करना बंद कर देती है। वो हंसती है, बातें करती है, फिजिकली प्रेजेंट रहती है, लेकिन इमोशनली वो धीरे धीरे उस कमरे से बाहर निकल जाती है। वो खुद को और ज्यादा चोट लगने से बचाने के लिए ऐसा करती है। इस पूरी बातचीत में दो बहुत खूबसूरत मेटाफर्स थे जो मुझे याद रह गए। एक था कि इमोशनल सिक्योरिटी एक लंगर, एक एंकर की तरह है जो रिश्ते की नाव को तूफान में भी एक जगह थामे रखती है। लहरें आती जाती हैं, लेकिन नाव बह नहीं जाती। और दूसरा था कि कंसिस्टेंसी एक लाइट हाउस की तरह है जो दूर से ही जहाज को ये भरोसा देती है कि किनारा सुरक्षित है और रास्ता साफ है। जब ये लाइट हाउस की रोशनी टिमटिमाने लगती है, कभी जलती है, कभी बुझ जाती है, तो जहाज को समझ नहीं आता कि उसे किस दिशा में जाना है। वो भटक जाता है, खो जाता है। तो आखिर में बात इस एहसास पर आके रुकती है कि औरतें शायद ज्यादा प्यार नहीं बल्कि ज्यादा स्थिर प्यार, अ स्टेडियर लव चाहती हैं। इसका मतलब है प्रेडिक्टेबल केयर, एक्सप्लेन्ड साइलेंस और कंसिस्टेंट प्रेजेंस। एक ऐसा प्यार जो तूफान नहीं, एक मजबूत किनारा हो। और एक अंतिम गहरी बात, यहाँ कोई आसान समाधान नहीं है, कोई टू डू लिस्ट नहीं है, बस एक गहरी समझ है। इस पूरी चर्चा का सार अगर एक लाइन में कहना हो तो वो ये है, कंसिस्टेंसी ही इमोशनल कमिटमेंट होती है। वर्ड्स नहीं, प्रॉमिसेस नहीं, ग्रैंड जेस्चर्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी। वो रोज रोज का छोटा छोटा भरोसा। और ये समझ हमें एक नए और शायद ज्यादा जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। बिल्कुल, अगर इमोशनल सेफ्टी इतनी जरूरी है, अगर स्थिरता ही प्यार की भाषा है, तो एक बेहतर रिश्ता कैसे बनाया जाए? इसे दिया कैसे जाए? रिलायबल कैसे बना जाए? कभी कभी लड़ाई खत्म होने के बाद जो खामोशी होती है, वो लड़ाई से ज्यादा भारी लगती है। ऐसा लगता है जैसे एक ही कहानी, एक ही बहस बार बार दोहराई जा रही है।
और सवाल ये नहीं रह जाता कि कौन सही है और कौन गलत। सवाल ये बन जाता है कि हम हमेशा यहीं आकर क्यों रुक जाते हैं। और शायद असली बदलाव तब शुरू होता है जब हम ये सवाल पूछते हैं, जब हम एक दूसरे से ये पूछना बंद कर देते हैं कि तुम ऐसे क्यों हो, और खुद से ये पूछते हैं कि हम दोनों इस तरह से रिएक्ट क्यों करते हैं। बात किसी एक इंसान के गलत होने की नहीं है, बात उन अनदेखे पैटर्न की है जिनमें हम हम फंस जाते हैं। रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि लोग गलत होते हैं, वो इसलिए टूटते हैं क्योंकि वो उन पैटर्न को देख नहीं पाते। ये पैटर्न, ये शब्द बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसका मतलब है कि ये कोई एक बार की गलती नहीं है, ये एक आदत है, एक चक्र है। तो चलिए इस उलझन को समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर जो एक के लिए खुद को बचाने का तरीका होता है वो दूसरे को एक रिजेक्शन जैसा लगता है, और यहीं से सारी गलतफहमियां शुरू होती हैं, बिना किसी विलेन के। बिल्कुल। और इस पैटर्न को समझने के लिए हमें जजमेंट की कुर्सी से उठकर उत्सुकता की जमीन पर आना होगा। हमें दोनों की बुनियादी भावनात्मक जरूरतों को देखना होगा। जो सामग्री हमने देखी वो कुछ दिलचस्प पैटर्न्स की तरफ इशारा करती है। अक्सर ये देखा गया है कि पुरुषों को रिश्ते में सुरक्षित महसूस करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है: सम्मान यानी रिस्पेक्ट, भरोसा ट्रस्ट, और थोड़ी निजी जगह यानी स्पेस। सम्मान और भरोसा तो समझ आता है, लेकिन ये स्पेस वाली बात ये अक्सर गलत समझी जाती है। जब कोई बहस के बीच में चुप हो जाता है या कमरे से बाहर चला जाता है तो उसे बेपरवाही मान लिया जाता है। सही कहा। पर अगर हम गहराई में देखें तो वो चुप्पी या दूरी वो अक्सर एक डिफेंस मैकेनिज्म होती है। जब एक पुरुष को लगता है कि उसकी काबिलियत पर, उसके फैसलों पर शक किया जा रहा है, तो उसे ये एक व्यक्तिगत हमले जैसा महसूस होता है। वो असुरक्षित महसूस करता है, और उस असुरक्षा से बचने के लिए वो उस स्थिति से खुद को हटा लेता है। वो चुप हो जाता है ताकि वो कुछ ऐसा ना कह दे जिससे बात और बिगड़ जाए। ये उसकी तरफ से रिश्ते को बचाने की एक कोशिश है, तोड़ने की नहीं। ये बहुत बहुत दिलचस्प नजरिया है, क्योंकि दूसरी तरफ से देखने पर ये बिल्कुल उल्टा लगता है। जो इंसान कनेक्शन चाहता है उसके लिए तो ये खामोशी एक दीवार जैसी लगती है, एक सजा जैसी। एग्जैक्टली। क्योंकि अक्सर महिलाओं की भावनात्मक जरूरतें एक अलग दिशा में काम करती हैं। वो आमतौर पर आश्वासन चाहती हैं, रीअश्योरेंस, मौजूदगी यानी प्रेजेंस, और निरंतरता, कंसिस्टेंसी। उन्हें ये महसूस करना होता है कि वो ज़रूरी है, कि आप मुश्किल समय में भी उनके साथ हैं, और ये प्यार सिर्फ अच्छे पलों का मोहताज नहीं है। जब उन्हें दूरी या खामोशी मिलती है तो उनकी असुरक्षा वो बढ़ जाती है। और इस असुरक्षा को कम करने के लिए वो क्या करती हैं? वो और सवाल पूछती हैं, वो बात को सुलझाने की कोशिश करती हैं, वो कनेक्शन बनाने के लिए और करीब आती हैं। वो असल में ये कंफर्म करना चाहती हैं कि क्या हम ठीक हैं। लेकिन ये दूसरे इंसान को कैसा लगता होगा? उसे ये दबाव या कंट्रोल जैसा लग सकता है। तो यहाँ होता यह है कि एक की सर्वाइवल लैंग्वेज दूसरे को हमले जैसी लगती है। एक को स्पेस चाहिए अपनी असुरक्षा से डील करने के लिए, और दूसरा उस स्पेस को भरने के लिए और करीब आता है अपनी असुरक्षा से डील करने के लिए। नतीजा, दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जबकि दोनों सिर्फ सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। लेकिन क्या ये हमेशा इतना सीधा होता है? ये पुरुष महिला वाली बात थोड़ी सामान्य नहीं लगती? मैंने कई ऐसे रिश्ते भी देखे हैं जहां पुरुष ज्यादा बात करना चाहता है और महिला को स्पेस चाहिए होता है। आपका सवाल बहुत जरूरी है, और ये बिल्कुल सच है। ये कोई सख्त जेंडर के नियम नहीं है, बल्कि ये वो पैटर्न्स हैं जो समाज में ज्यादातर देखे जाते हैं। इन्हें हम एंग्शियस और अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल से भी जोड़ सकते हैं। एक इंसान तनाव में कनेक्शन ढूंढता है, एंग्शियस, और दूसरा तनाव में अकेलापन, अवॉइडेंट। हाँ, और ये किसी में भी हो सकता है। जरूरी बात ये समझना है कि दोनों ही रिएक्शन डर से पैदा होते हैं, प्यार की कमी से नहीं। तो ये एक दुष्चक्र जैसा लगता है। एक पीछे हटता है, दूसरा और करीब आता है, जिससे पहला और दूर हो जाता है। ये तो कभी ना खत्म होने वाला डांस बन जाता है। इसी को ब्रेकडाउन साइकिल कहते हैं। गलत फहमी से बचाव, बचाव से दूरी, दूरी से और ज्यादा दबाव, और फिर आखिर में कड़वाहट। ये एक ऐसा लूप है जो अपने आप खराब होता जाता है, और इस साइकिल के मूल में एक गलत धारणा है कि हम दबाव बनाकर या कंट्रोल करके किसी को बदल सकते हैं। ये कंट्रोल वाली बात, मुझे लगता है हम सब कभी ना कभी ये गलती करते हैं। हमें लगता है अगर हम अपनी बात मनवा लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, और कुछ समय के लिए शायद हो भी जाए।
कंट्रोल से आपको कुछ समय के लिए मन चाहा व्यवहार तो मिल सकता है, पर वो सिर्फ एक बाहरी सहमति होती है, मन से नहीं। वो डर या मजबूरी से पैदा होती है। लेकिन असली समर्पण, असली कमिटमेंट, वो सिर्फ मर्जी से आता है, चुनाव से, चॉइस से। जब आप किसी को जैसे हैं वैसा रहने की आज़ादी देते हैं और फिर वो आपको चुनता है, वो असली कनेक्शन है। कंट्रोल से पैदा हुआ रिश्ता एक बोझ होता है, समर्पण नहीं। ये तो भारतीय समाज में दी जाने वाली सलाह है, एडजस्ट कर लो, से बिल्कुल अलग है। वहां तो समायोजन को एक गुण माना जाता है, खासकर महिलाओं के लिए, चुपचाप सह लेना और घर को जोड़े रखना। और समायोजन एक गुण है भी, लेकिन सिर्फ तब जब वो समझ और आपसी सम्मान के साथ किया जाए। बिना समझ के किया गया एडजस्टमेंट वो धीरे धीरे एक भावनात्मक कर्ज बन जाता है। त्याग अगर जागरूकता के बिना हो तो वो खामोशी ले आता है, शांति नहीं। वाह, ये भावनात्मक कर्ज वाली बात बहुत गहरी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो परिवार सालों तक शांत दिखते हैं, जरूरी नहीं कि वो खुश हों। हो सकता है वो बस इस कर्ज के बोझ तले दबे हों। बिल्कुल, वो एक खामोश दिवालियापन है। बाहर से सब ठीक लगता है, पर अंदर से रिश्ता खोखला हो चुका होता है। लोग साथ रहते हैं पर जुड़े हुए नहीं होते हैं। वो एक दूसरे की आदत बन जाते हैं, चुनाव नहीं। इसीलिए बिना समझ के किया गया एडजस्टमेंट लंबे समय में शांति से ज्यादा नुकसान कर सकता है। वो धीरे धीरे सम्मान खत्म कर देता है। तो ये समझना कि कंट्रोल और बिना सोचे समझे किया गया एडजस्टमेंट दोनों ही रिश्ते को कमजोर करते हैं, ये एक तरह से आज़ाद करने वाला एहसास है। पर इससे एक उलझन भी पैदा होती है। अगर हम एक दूसरे को बदलने की कोशिश ना करें तो फिर रिश्ते बेहतर कैसे बनेंगे? क्या कोई दूसरा रास्ता है? एक दूसरा रास्ता है, और वो ब्रेकडाउन साइकिल के ठीक उल्टा काम करता है। उसे हम हेल्दी लूप कह सकते हैं। ये बहुत स्वाभाविक रूप से होता है, बिना जोर जबरदस्ती के। और इसकी शुरुआत कंट्रोल से नहीं बल्कि समझ से होती है, अंडरस्टैंडिंग से। समझ मतलब ये मानना कि दूसरे का नजरिया भी सही हो सकता है। जरूरी नहीं। समझ का मतलब सहमति नहीं है। समझ का मतलब है दूसरे के रिएक्शन के पीछे की भावना को देखना। जब आप ये देखते हैं कि आपका पार्टनर इसलिए चुप नहीं है कि उसे परवाह नहीं, बल्कि इसलिए कि वो असुरक्षित या हारा हुआ महसूस कर रहा है, तो आपका गुस्सा अपने आप कम हो जाता है। आप उसे एक दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह देखते हैं जो दर्द में है। और जब किसी को ये एहसास होता है कि उसे समझा जा रहा है तो क्या होता है? तो वो सुरक्षित महसूस करता है, सेफ। उसकी बचाव की दीवारें नीचे आने लगती हैं। उसे लगता है कि उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। और उस सुरक्षा से जन्म होता है खुलेपन का, ओपननेस। अब वो अपनी असली भावनाओं और डर के बारे में बात कर सकता है। वो ये कह सकता है कि जब तुम ऐसा कहती हो तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ, या जब तुम चुप हो जाते हो तो मुझे डर लगता है कि तुम मुझे छोड़ दोगे। और जब इतनी ईमानदारी से बात होती है तब असली कनेक्शन बनता है। यहाँ संघर्ष की जगह संतुलन ले लेता है। ये ऐसा है जैसे दो लोग एक दूसरे को बदलने की दौड़ नहीं लगा रहे, बल्कि एक दूसरे की रफ्तार को समझकर साथ चल रहे हैं। जैसे वायलिन और तबले की जुगलबंदी, दोनों अलग हैं, उनकी आवाज, उनका तरीका सब अलग है, पर जब वो एक दूसरे को सुनकर साथ बजते हैं तो एक खूबसूरत लय बनती है। बहुत खूबसूरत मिसाल है ये। और इसी लय से भरोसा पैदा होता है। हाँ। भरोसा बड़ी बड़ी बातों या वादों से नहीं बनता, वो रोज की छोटी छोटी चीजों में निरंतरता से बनता है। जब आप बार बार ये दिखाते हैं कि आप उनके लिए एक सेफ स्पेस है, चाहे वो गुस्सा हो, दुखी हो या डरे हुए हो, धीरे धीरे रिश्ता एक इमोशनल एग्जाम नहीं बल्कि एक इमोशनल घर जैसा महसूस होने लगता है। इमोशनल घर, ये बहुत शक्तिशाली विचार है। एक ऐसी जगह जहां आपको परफेक्ट होने का नाटक नहीं करना पड़ता, जहां आपकी गलतियों को आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जहां आप जैसे हैं वैसे स्वीकार किए जाते हैं। बिल्कुल, एक ऐसी जगह जहां आपको ये डर नहीं होता कि अगर आप अपनी असली भावनाएं दिखाएंगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा या आपका मजाक उड़ाया जाएगा। वो सुरक्षा ही भरोसे की नींव है, और ये बनाना किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, ये दोनों की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ चीजें जिन्हें हम आम तौर पर नेगेटिव समझते हैं, जैसे खामोशी या स्पेस, वो असल में हमेशा नेगेटिव नहीं होती। ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है, खासकर जब आप रिश्ते में असुरक्षित महसूस कर रहे हों। मैं समझ सकती हूँ, और ये एक जरूरी सवाल उठाता है। हम इन चीजों को कैसे देखते हैं? हमारा नजरिया क्या है? खामोशी हमेशा सजा नहीं होती। कभी कभी वो सोचने का, अपनी भावनाओं को प्रोसेस करने का समय होती है।
ताकि आप शांत होकर बात कर सकें। स्पेस हमेशा दूरी नहीं होता, कभी कभी वो सम्मान होता है। ये भरोसा कि दूसरा इंसान अपनी भावनाओं को संभाल सकता है और वापस आएगा। लेकिन उस पल में ये भरोसा रखना बहुत मुश्किल होता है। उस पल में तो बस यही लगता है कि अगर मैंने इस बात को अभी नहीं सुलझाया तो ये हमेशा के लिए हमारे बीच आ जाएगी। और यहीं पर चुनाव की ताकत सामने आती है। आप अपनी पहली भावना, अपने डर पर रिएक्ट कर सकते हैं, या आप एक गहरी समझ को चुन सकते हैं। लंबी बहसें जहां हम एक दूसरे को अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, वो असल में रिश्ते को नहीं जोड़ती, वो सिर्फ थका देती हैं। जो चीज रिश्ते को हील करती है वो है शांत मौजूदगी। शांत मौजूदगी मतलब बिना कुछ कहे बस साथ होना? हाँ, वो एहसास कि मैं यहीं हूं, बिना किसी लेक्चर के, बिना किसी समाधान के, बस ये जताना कि आप उनके साथ हैं चाहे जो भी हो। कभी कभी हाथ पकड़ना या बस कमरे में चुपचाप बैठे रहना हजारों शब्दों से ज्यादा सुकून देता है। शांत मौजूदगी बहस से ज्यादा तेजी से हील करती है। ये कहती है हम एक टीम है और हम मिलकर इस मुश्किल से निकल जाएंगे। यानी अगर मैं इसे सही समझ रहा हूं तो इसका निचोड़ ये निकलता है कि हर बात पर रिएक्ट करने के बजाय समझने का चुनाव करना, ये एक प्रैक्टिस है। अपनी पहली इंस्टिंक्ट को जो डर से आती है उसे ओवरराइड करके एक शांत चुनाव करना। हाँ, और इसी चुनाव से शांति आती है। एक बेहतर रिश्ता वो नहीं होता जिसमें ड्रामा या झगड़े नहीं होते, ऐसा रिश्ता शायद होता ही नहीं। एक बेहतर रिश्ता वो होता है जिसमें दोनों लोग एक दूसरे के लिए भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं, बिना खुद को साबित किए, बिना किसी दबाव के। वो जानते हैं कि उनकी ज़रूरतें अलग हो सकती हैं, उनके तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका इरादा एक दूसरे को चोट पहुंचाना नहीं है। तो इस सब का मतलब क्या है? शायद एक मजबूत रिश्ता बनाने के लिए परफेक्ट लोगों की जरूरत नहीं होती, जो कभी गलती ना करे या जिन्हें हमेशा पता हो कि क्या कहना है। बिल्कुल नहीं। उन्हें भावनात्मक रूप से जागरूक लोगों की जरूरत होती है, जो अपनी और अपने पार्टनर की भावनात्मक जरूरतों को समझने की कोशिश करते हैं। लक्ष्य एक परफेक्ट रिश्ता नहीं, बल्कि एक जागरूक रिश्ता है। ये सही इंसान को ढूंढने के बारे में उतना नहीं है जितना ये एक दूसरे के लिए भावनात्मक रूप से एक सुरक्षित जगह बनने की प्रक्रिया के बारे में है, क्योंकि प्यार वहीं पनपता है जहां डर खत्म हो जाता है।